नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्लूइड से कि फ्लूइड होता क्या है। तो एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। कोई भी सब्सटेंस जो कि बह सकता है उसे हम फ्लूइड कह सकते हैं। जैसे एयर हो सकता है, वो वाटर हो सकता है ना, जो कि बहता है। ठीक है, फ्लूइड इज अ फेस ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा। ये सब क्या हो सकते हैं? फ्लूइड हो सकते हैं। अब आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। अभी हमने फ्लूइड की बात की, अब हम बात करेंगे आइडियल फ्लूइड की। ठीक है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है? मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें भरा है फ्लूइड। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड वो होता है जो क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसकी डेंसिटी जो है कांस्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल होंगे वहाँ पर भी उतने मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर भी उतने ही मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, डेंसिटी क्या होगा? हर जगह सेम, मतलब मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हर जगह क्या होंगे? सेम होंगे। अगला, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल। इसका जो फ्लो है ये ऐसे ऐसे नहीं होता। अगर इसका फ्लो होगा भी फ्लूइड का तो क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फ्लो जो है वो स्मूथ होगा और यहाँ पे टर्बुलेंस नहीं होगा। टर्बुलेंस मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब एक ही फ्लो पाथ में बहेंगे। ठीक है, इट इज नॉन विस्कस, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, द फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी। मतलब जैसे आप शहद जानते होंगे, शहद है ना, शहद में क्या होता है? उसके हर एक लेयर एक दूसरे से क्या होते हैं? टकराते रहते हैं, क्योंकि वहाँ उसका शहद का जो गाढ़ापन है ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर से टकरा रहा होता है जब वो फ्लो कर रहा होता है। लेकिन जो अगर आइडियल फ्लूइड की बात करो तो वहाँ पे जो उसकी विस्कोसिटी होती है वो ना के बराबर होती है। ठीक है, यानी वहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये लिक्विड के एक लेयर दूसरे लेयर पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रहा होता। ठीक है, अगला है इट्स फ्लो इज स्टेडी। स्टेडी मतलब उसकी जो वेलोसिटी होती है, आइडियल फ्लूइड जो कि बहता है उसकी वेलोसिटी हर जगह क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट विद। तो आइए जानते हैं कि फ्लूइड और सॉलिड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सॉलिड कैन बी सब्जेक्ट टू शियर स्ट्रेस एज शोन इन फिगर। यानी जो सॉलिड है उस पर दो टाइप के स्ट्रेस लग सकते हैं। पहला है शियर स्ट्रेस, दूसरा है नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, सॉलिड अपोज द शियर स्ट्रेस एदर बाय डेवलपिंग रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई सॉलिड था जिसके ऊपर से यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा। ठीक है, तो उसका जो शेप और साइज है कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, ठीक है, बाद में वो जो सॉलिड है उसकी जो इलास्टिसिटी थी, ठीक है, उस इलास्टिसिटी की वजह से वो जो शेप और साइज में उसके बदलाव आया था सॉलिड के, वो क्या हो गया? वापस से अपनी शेप और साइज में वो सॉलिड आ गया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। ठीक है, आइए इसे थोड़ा पढ़ के समझ लेते हैं। सॉलिड अपोज द शियर स्ट्रेस either by developing restoring force which means that the deformation are reversible। डिफॉर्मेशन मतलब शेप और साइज में चेंजेस आ जाना। ठीक है, और उसी चेंजेस को रिवर्स कर दिया सॉलिड ने। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। ठीक है, और अगर हम देखने जाए जो इलास्टिक बिहेवियर है, यानी सॉलिड क्या कर रहा है? एक तरीके से फ्लो कर रहा है। जब सॉलिड को यहाँ पर हमने फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हुआ, लेकिन जब फोर्स हटाते ही वो जब अपने ओरिजिनल शेप में आया, कहीं ना कहीं वो फ्लो किया, है ना, कहीं ना कहीं सॉलिड भी थोड़ा सा फ्लो किया। लेकिन जब हम आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है, ऑन द अदर हैंड आइडियल फ्लूइड कैन ओनली बी सब्जेक्ट टू नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, अगर हम आइडियल फ्लूइड की बात करें तो उस पर ये दो ही फोर्स लगता है। ठीक है, एक लग सकता है कंप्रेसिव जो कि दबाव हो सकता है ना। एक क्या कंप्रेसिव फोर्स हो सकता है जिसे हम क्या कह देते हैं? प्रेशर। और बहुत सारे ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि वीक रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। ठीक है, वीक रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन यानी जो डिफॉर्म हो रहे हैं उसमें शेप और साइज में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे रिवर्स करने की जो कैपेबिलिटी है बहुत कम होती है। जैसे यहाँ पर सॉलिड ने अपना जो डिफॉर्म हुआ था उसको फिर रिवर्स किया, लेकिन मोस्ट ऑफ फ्लूइड्स में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, और रियल फ्लूइड की बात करें तो वो डिस्प्ले करता है विस्कोसिटी को। किसको? विस्कोसिटी को। एंड सो आर केपेबल बीइंग सब्जेक्ट टू लो लेवल ऑफ शियर स्ट्रेस। ठीक है, जिसकी वजह से इस पर कम लेवल का स्ट्रेस लगता है रियल फ्लूइड पे, लेकिन आइडियल फ्लूइड पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग सकता है। ठीक है, जो कि है कंप्रेसिव और टेंसाइल। ठीक है, जैसे कंटेनर में पानी भरा है तो ऊपर से क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ फोर्स लग रहा है इस एरिया पे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, यही प्रेशर फोर्स की वजह से लग रहा है, यानी कंप्रेस हो रहा है नीचे की तरफ, दबाव लग रहा है कोई, है ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। दो टाइप का नॉर्मल स्ट्रेस लगता है फ्लूइड पे। आई होप। आइए समझते हैं फ्लूइड की उस प्रॉपर्टी को जो
एक कंडीशन की वजह से डेवलप होती है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है? अ फ्लूइड एग्जिबिट्स दिस प्रॉपर्टीज बिकॉज इट कैनॉट अपोज अ शियर स्ट्रेस व्हेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब पानी रुका होता है, ठीक है, एक कंटेनर में पानी है, ठीक है। शियर स्ट्रेस का मतलब इसको डिफॉर्म करो, ठीक है। अगर मैंने इसको बॉटल में भर दिया तो ये बॉटल का शेप ले लेगा, है ना। मैंने इसको क्यूबिक टाइप से किस में कन्वर्ट कर दिया? बॉटल शेप में। लेकिन ये डिफॉर्मेशन को क्या किया? मतलब रिवर्स नहीं किया, है ना। शियर स्ट्रेस जो है इस पर लगा, लेकिन उसे इसने अपोज नहीं किया, जिसकी वजह से इसमें कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं फ्लूइड्स में, जो कि हम समझेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। पानी को अगर किसी भी कंटेनर में डालते हो तो कंटेनर का शेप ले लेता है, यानी डिफॉर्मेशन जो हो रहा है उसको होने देता है, ठीक है, अपोज नहीं करता। दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, इसका मतलब है वो परमानेंटली क्या होता है? डिफॉर्म होता है। अगला है प्रॉपर्टी दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, यानी उसके पास एबिलिटी होता है फ्लो का, फ्लूइड तभी कहलाएगा वो। दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, हाँ, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया था वही, कि उसे फ्लूइड को किसी भी कंटेनर में डालो वो उसका शेप ले लेगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ तक हम फ्लूइड के बारे में मोटे मोटे तौर पर जानकारी ले चुके हैं। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दो मेन टॉपिक। जो पहला है हाइड्रोस्टैटिक, फ्लूइड एट रेस्ट, तब वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, उस पर क्या प्रेशर लगता है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। और अगला है हाइड्रोडायनेमिक, और ये दो मेन टॉपिक को हमें समझना है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं हाइड्रोस्टैटिक से। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्लूइड एट रेस्ट। तो फ्लूइड एट रेस्ट को हम हाइड्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। ब्रांच, फिजिक्स की वह ब्रांच जो डील करती है प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग फ्लूइड्स जब वह रेस्ट पे होता है, उसे हम कहते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। तो जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। जो सरफेस कांटेक्ट में होगा उस सरफेस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। यह सरफेस जो है ऊपर वाला सरफेस पे फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है। और है ना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फोर्स लग रहा था। नीचे का फोर्स किसकी वजह से लग रहा था? जो नीचे पानी है उसकी वजह से। और ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो किसकी वजह से? एयर की वजह से लग रहा था, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात की, अब हम वर्टिकल सरफेस की बात करते हैं। तो वर्टिकल सरफेस ये रहा, एक वर्टिकल सरफेस, दो वर्टिकल सरफेस, यहाँ पर एक 3 और यहाँ पर एक 4 वर्टिकल सरफेस है, ठीक है। तो इन वर्टिकल सरफेस पे ये जो 4 वर्टिकल सरफेस है ये भी क्या है? कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। तो इन पे भी ऐसे फोर्स लगेगा, ओके। फ्लूइड एट रेस्ट exert a force on the surface of contact, the normal force exerted by a fluid at rest per unit surface area, है ना। तो प्रेशर क्या हो सकता है? प्रेशर हो सकता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। क्या हो सकता है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और फोर्स को हम किस में लिखते हैं? न्यूटन में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 पास्कल के बराबर होता है। अगर और अदर कॉमन यूनिट की बात की जाए तो बार और टॉर, दो और यूनिट है जिसके थ्रू हम प्रेशर को मेजर करते हैं। तो टॉर की बात करें तो यह मर्क्यूरी के बेसिस पे और प्रेशर को नापने का एक तरीका है। जैसे 1 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम के थ्रू 1 mm के थ्रू हम नापते हैं इन द फॉर्म ऑफ टॉर, ठीक है। और यह क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और डायमेंशन की बात करें प्रेशर की तो L⁻⁻⁻⁻, M⁻⁻⁻ एंड T⁻⁻2 होता है। और एक बार प्रेशर की बात करें तो वह 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और 1 हेक्टा पास्कल की बात करें तो वो 100 पास्कल के बराबर होता है। तो हमने समझा प्रेशर के बारे में, ठीक है, यानी फोर्स लग रहा है एक एरिया पे, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यानी हम प्रेशर का फॉर्मूला बोल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स एरिया पे लग रहा है वही हमें बताएगा प्रेशर, ठीक है। आगे प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। आइए जानते हैं लिक्विड कॉलम की वजह से क्या प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक वेसल है, ठीक है, एक वेसल है जो कि वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रेशर एक्सर्ट बाय अ और मान लीजिए उसके अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है, जिसका एरिया A है और हाइट h है, ठीक है, ओके। और इस लिक्विड की डेंसिटी हम रो से डिफाइन कर सकते हैं और हाइट ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर h है, ठीक है। द लिक्विड कॉलम एक्सर्ट अ फोर्स mg विच इज इट्स वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो लिक्विड कॉलम है ये क्या करेगा? नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स किसके बराबर होगा? इसके वेट के बराबर, यानी मास इनटू
ग्रेविटी mg के बराबर होगा, ठीक है। देयरफॉर द प्रेशर एक्सर्ट बाय द लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो यहाँ पर एक फोर्स लगा था mg, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। उस प्रेशर का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं F डिवाइड बाय ए। लेकिन F क्या है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ये कॉलम के वेट का फोर्स लग रहा है, तो हम फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, मास इनटू ग्रेविटी, जो कि वेट है लिक्विड कॉलम का, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम फोर्स की जगह मास इनटू ग्रेविटी यानी वेट ऑफ कॉलम लिख दिए हैं, ठीक है। अब हमें एरिया को भी चेंज करना है, तो हम एरिया की जगह क्या एरिया नहीं, मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम यहाँ पर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, इतना हो जाएगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी किसकी, वाटर की, लिक्विड की जो भरा हुआ है अंदर, ठीक है। अब ये डेंसिटी हो गया इंटू वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू एच होगा, है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, ये सर्कल का एरिया इंटू एच, है ना, ये तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ ए इंटू एच, ठीक है। तो इसके थ्रू मुझे क्या मिला, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ए इंटू एच, क्या रिप्रेजेंट करेगा, मास। तो मैं मास की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। तो हम मास को ये 3 टर्म से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद कुछ फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आखिर में हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, प्रेशर का, प्रेशर इक्वल्स टू हाइट डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। यानी हमें इसमें क्या पता चला कि प्रेशर जो है किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे, हाइट बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, डेंसिटी बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और ग्रेविटी, ये तीनों चीज़ों पे क्या हमारा जो प्रेशर है डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नाउ अगला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइए समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि हमने पहले डेरिवेशन में समझा कि एक लिक्विड कॉलम की वजह से क्या हो रहा था, प्रेशर लग रहा था, ठीक है। वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने का सेंस है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से लगता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल है उनके वजह से, ठीक है। अगर हमने देखा था कि प्रेशर जो है किस पे डिपेंड कर रहा था, हाइट पे, डेंसिटी पे और ग्रेविटी पे, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट तो बढ़ रही है, लेकिन हाइट के साथ साथ एयर के मॉलिक्यूल का जो डेंसिटी है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इसीलिए क्या होगा, जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे होंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घट रहा होगा, क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सी लेवल पे, है ना, सी लेवल पे, तो वहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो एयर कॉलम की बात करूँ मैं, तो उस एयर कॉलम में जो डेंसिटी है एयर का, है ना, मॉलिक्यूल की जो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल का जो संख्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सी लेवल पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर हम ज़्यादा हाइट तक चले गए, अराउंड 8 किलोमीटर, तो वहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो पहले क्या है, अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ फ्लूइड। जैसे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वो किससे बना हुआ है, फ्लूइड से, यानी कोई चीज़ बह रही है, क्या चीज़ बह रही है, एयर बह रहा है, नेमली एयर। तो इस एयर फ्लूइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना हुआ है। इट एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स, ये पूरा कॉलम क्या करेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है, ड्यू टू वेट। क्यों फोर्स लगाएगा, क्योंकि खुद के वेट की वजह से फोर्स लगाएगा, मास इनटू ग्रेविटी, है ना। हर मॉलिक्यूल को जोड़ो, सबका मास, उसका ग्रेविटी, और नीचे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, प्रेशर। और उसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके वेट की वजह से डाउनवर्ड क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। उसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। द हाइट एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट द सी लेवल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डिक्रीज एज वी गो अबव। यानी सी लेवल पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है। हाइट ऑफ एयर कॉलम प्रोड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइट ऑफ एयर कॉलम प्रोड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर एट सी लेवल कैन बी टेकन एट टू बी 8 किलोमीटर। मतलब 8 किलोमीटर तक अगर जाते हो तब वहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल, फिर नॉर्मल से थोड़ा कम, और फिर और आगे गए 8 किलोमीटर के ऊपर तो वहाँ पर नेग्लिजिबल अमाउंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए तो ऐसा भी एक रीजन आएगा जहाँ पे क्या होगा, द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गैस प्रेशर जो है वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और उस रीजन को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्यूम, ठीक है। और परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम की बात की जाए तो वहाँ पर नो मैटर नो एटम मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। यानी ऐसी जगह जहाँ पे एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं है,
है ना, तो उसे हम एब्सोल्यूट वैक्यूम या फिर परफेक्ट वैक्यूम कहते हैं। तो आइए समझते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। तो मान लीजिए एक टैंक है जो कि फील्ड है फ्लूइड से, और वो फ्लूइड क्या है, वो फ्लूइड है वाटर। ठीक है, एज्यूम कीजिए कि उसके अंदर एक क्या है, इमेजिनरी सिलेंडर है। ठीक है, जिसका हॉरिजॉन्टल बेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बेस यानी ये हॉरिजॉन्टल बेस, इसका एरिया ए है और इसकी हाइट जो है x1 x2 करके है। ठीक है, और जब आप x यहाँ पर जो x1 है ज़्यादा है x2 से, ठीक है, जब आप x1 माइनस x2 करोगे तब आपको इस सिलेंडर की क्या मिलेगी, हाइट। ठीक है, क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस सिलेंडर पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो इस सिलेंडर पे एक F1 फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है, इस सिलेंडर के ऊपर क्या है, वाटर का एक कॉलम है ना, इस सिलेंडर के इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर एक वाटर है। ठीक है, इस वाटर की वजह से नीचे की तरफ क्या लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है। ठीक है, दूसरा फोर्स क्या है, दूसरा फोर्स ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। ये पूरे कॉलम के वेट की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स और लग रहा है जो है इसका वेट, ठीक है, mg। और एक और फोर्स लग रहा है जो है F2। ये नीचे जो पानी भरा है, ये नीचे वाले पानी के कॉलम की वजह से ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमें पता चला कि इस सिलेंडर पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1 जो कि ऊपर के पानी की वजह से लग रहा है, और mg जो कि इस सिलेंडर के वेट की वजह से लग रहा है, और F2 जो कि नीचे वाले पानी की वजह से लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको दिखाया है। ठीक है, तो अगर मैं इसका सिंपल फोर्स का डायग्राम निकालूँ तो F2 ऊपर की तरफ लग रहा है, F1 नीचे की तरफ लग रहा है, एक वेट और F1 दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं और F2 ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इन सब फोर्सेस को बैलेंस करके एक इक्वेशन बनाऊँ तो इक्वेशन बनेगा F2 इक्वल टू F1 प्लस mg, है ना, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें F2 फाइंड करना है, F1 फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, और सबको अपनी अपनी जगह पुट करना है, और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो पुट करते हैं। तो F1 क्या होगा, F1 होगा प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर हमें पता है P1 है, एरिया इधर सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा एरिया, है ना, सिलेंडर का। तो P1A लिख सकते हैं, F2 की जगह फोर्स टू क्या हो सकता है, P2 इंटू ए। ठीक है, तो हमें दोनों फोर्स पता चल गया। अब हमें मास निकालना है, तो मास हमें पता है, मास क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, ए होगा, हाइट क्या है हमारी, x1 माइनस x2 रख दो यहाँ पे, हमें मास भी मिल गया। तो अब हमें ये तीनों चीज़ें क्या करनी है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। सो फाइनली पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अभी सब जगह क्या है, ए कॉमन है, तो ए गेट कैंसिल, सब जगह ए कॉमन था तो ए कैंसिल हो गया। फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या आया, P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो Hg, और H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 माइनस x2। दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड एंड ऑल्सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसी इक्वेशन का हम यूज़ करके क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर इनसाइड लिक्विड क्या है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। चलिए आइए जानते हैं कि वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा इमेजिनरी सिलेंडर कहाँ था, पानी के अंदर था, है ना। अभी हमारा सिलेंडर जो है सरफेस को छूता हुआ नीचे की तरफ होगा। ठीक है, सरफेस को छूता हुआ, 1 मिनट, सरफेस को छूता हुआ नीचे की तरफ है। तो इस केस में ये ऊपर वाले एरिया पे कौन फोर्स लगा रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ P1 मेरा P0 के बराबर होगा। P0 क्या है मेरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और x1 क्या हो जाएगा मेरा, x1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो x1 मेरा 0 हो गया, P1 मेरा P0 के बराबर और P2 P के बराबर। ठीक है, कंसिडर कर लो P2 एज अ P। ठीक है, लिक्विड प्रेशर, P2 क्या है, लिक्विड प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, और ये मेरा हाइट। ठीक है, तो हाइट क्या निकल के आएगा, x1 0 था, है ना, तो हाइट क्या हो जाएगा, माइनस x2 और x2 क्या हो जाएगा, माइनस h। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है जो हमने अभी निकाला, क्या है, P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो g x1 माइनस x2।
अब हमें जो जो पता है इसमें पुट किया जाए, ठीक है। तो P2 P है तो P पुट करो, P1 क्या है P0 के बराबर, P0 लिखो, रो जी, x1 हमें पता है क्या है, 0 हो गया है क्योंकि एकदम सरफेस पे होगा तो 0, माइनस x2 क्या है -h, तो माइनस माइनस बिकम प्लस। तो हमें फाइनल फॉर्मूला क्या मिला, P = P0 प्लस रो जी एच। और यही जो फॉर्मूला है जो P मेरा टोटल बता रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट, इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट, 1 मिनट, द इक्वेशन गिव्स द टोटल प्रेशर। और यही जो इक्वेशन अभी हाल फिलहाल में हमने देखा जो कि ये था, ये क्या है, टोटल प्रेशर है, और इसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहते हैं एट डेप्थ। क्या है ये, डेप्थ में। द टोटल P0 एज द सरफेस, P0 कहाँ पे लग रहा है, P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, A.S मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। रो जी एच क्या है, द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट डेप्थ, यानी रो जी एच क्या है, लिक्विड की वजह से लग रहा प्रेशर, और P0 क्या है, P0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड प्रेशर दोनों को जब आप मिलाओगे तो वो टोटल प्रेशर कहलाता है, और क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, ठीक है। और जब आप P - P0 कर देते हो, ठीक है, तो क्या बचता है, रो जी एच। और इसी जो माइनस कर रहे हो आप, इसी प्रेशर डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, गॉस प्रेशर, ठीक है। चलिए, इस बार हमारा कॉलम डेप्थ में था, अब क्या है, हमारा कॉलम एट हाइट पे है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, एट लेवल पे है, ठीक है। तो लेवल अबव द लिक्विड सरफेस वी सब्सटीट्यूट, x1 क्या हो जाएगा मेरा d के बराबर, इस बार x2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, P1 मेरा P बन जाएगा, और P2 पे लग रहा फोर्स क्या हो जाएगा, P0 के बराबर, क्या हो जाएगा, P0 के बराबर। सो हमें इक्वेशन पता है, जो चेंजेस हुए हैं सब यहाँ पर पुट करेंगे और फाइनली हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हमें टोटल प्रेशर निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इस टर्म को वहाँ पे सेंड कर देंगे। आइए समझते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। जब मान लीजिए यहाँ पर मल्टीपल वेसल्स हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, ए वेसल, बी वेसल, सी वेसल, डी वेसल, ठीक है। जब आप एक वेसल में पानी भरोगे, ठीक है, तो वह पानी तब तक सभी में ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक क्या, पूरे वाटर का जो लेवल है सेम ना हो जाए। और यही चीज़ कहीं ना कहीं पजलिंग लगती है, और इसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। वेयर लिक्विड इज पोर्ड इन वन ऑफ द वेसल, जब लिक्विड को एक वेसल में आप डालोगे, इट इज़ नोटिस दैट द लेवल ऑफ लिक्विड इन ऑल द वेसल्स, आप नोटिस करोगे सभी वेसल्स में लिक्विड का जो लेवल है क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन इज समवॉट पजलिंग, और ये ऑब्जर्वेशन कुछ पजलिंग सा लगता है ना। इट वॉज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। आइए समझते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड also on the walls of the container provided the effect of gravity is neglected, ठीक है। आप ऐसा कंटेनर लीजिए, ठीक है, जो कि कंटेनर क्या है, सभी वॉल देखो, पिस्टन, ये जो ABCD पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, पिस्टन्स है, ठीक है, अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड, ठीक है। मान लीजिए एरिया A है, इसका एरिया A/2 है, इसका 2A है, और इसका 3A है, ठीक है। जब आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, जो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, ये प्रेशर सभी जगह क्या होगा, बराबर, सभी जगह बराबर पास होगा। ये क्या कहता है, हाँ, ये कहता है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ कहता है, आप किसी क्लोज कंटेनर में, ठीक है, अगर एक जगह प्रेशर लगाते हो तो वह प्रेशर सभी जगह क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आइए, जब यहाँ पर आपने प्रेशर लगाया, यहाँ पर A/2 था एरिया, तो यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, F/2। यहाँ पर 2A था तो फोर्स क्या जनरेट हो जाएगा, 2F। यहाँ पर 3A था तो 3F, ठीक है। आइए, A की वजह से लगाए गए प्रेशर की वजह से BCD पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा, कैलकुलेट करने पर हमें यह पता चलेगा कि हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अगर हम PV की बात करें तो 2A/2F, 2F/2A, तो 2 गेट कैंसर, F/A, ठीक है। यहाँ का प्रेशर है, कहाँ का प्रेशर है, ये है B का प्रेशर। C का निकालें तो वो भी क्या, F/A आ रहा है। D का निकालें तो वो भी क्या आ रहा है, F/A। यानी हम कह सकते हैं PB = PC = PD, सब जगह क्या है, सेम प्रेशर है, सेम प्रेशर P, जो कि आप A वाले पिस्टन पे लगाए थे।
This indicate that the pressure applied on a piston A is transmitted equally and undiminished to all part of the fluid and the wall of the vessel. यानी इसके थ्रू आप कह सकते हो कि ए पे लगाया गया प्रेशर हर जगह क्या कैसे हर जगह सेम अमाउंट में ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो प्रेशर वन को हम क्या लिख सकते हैं, F1 डिवाइड बाई A1 और F2 डिवाइड बाई A2, ठीक है। आइए इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो पास्कल्स लॉ पे पहला एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज्ड टू लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट यूजिंग स्मॉल फोर्स, यानी कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स जनरेट करना, ठीक है, जिसकी वजह से हैवी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सके हम, ठीक है। द वर्किंग ऑफ द मशीन इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, और यह वर्किंग किसके ऊपर निर्धारित है, यह बेस्ड है पास्कल्स लॉ के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। इसमें दो कंटेनर होते हैं जो कि एक पाइप से जुड़े होते हैं, ठीक है। पहले वाले कंटेनर का एरिया छोटा होता है, दूसरे वाले कंटेनर का एरिया बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर पिस्टन का साइज छोटा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, एरिया बड़ा है तो यहाँ पर पिस्टन का साइज बड़ा होगा, ठीक है। ओके, मान लीजिए S1 S2 क्या है, पिस्टन्स हैं, ठीक है। S1 पिस्टन जो है एरिया 1 पे लगा हुआ है और S2 पिस्टन जो है एरिया 2 पे लगा हुआ है, और एरिया 2 क्या है, एरिया 2 बड़ा है A1 से, एरिया 2 A1 से बड़ा है। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, फोर्स F1 अप्लाई ऑन S1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इधर फोर्स अगर आपने लगाया तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, P1 इक्वल्स टू F1 डिवाइड बाई A1, है ना, यही होगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है यहाँ पर ट्रांसफर होगा इक्वली, ठीक है, बिगर पिस्टन की तरफ ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से बिगर पिस्टन का मैं फोर्स क्या लिख सकता हूँ फिर, F2 इक्वल्स टू P2 इंटू A2, ठीक है, विल बी एग्जर्टेड अपवर्ड, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ उठेगा पिस्टन। तो यहाँ का प्रेशर क्या हो सकता है, F2 डिवाइड बाई A2। अब हमें पता चल गया P1 इतना लगेगा और P2 इतना लगेगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन पे क्या लगाएंगे, पास्कल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, यहाँ पर जितना प्रेशर क्रिएट हुआ था वही प्रेशर यहाँ पर भी आएगा, यानी वो दोनों प्रेशर सेम रहेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 इक्वल्स टू P2 लिख सकता हूँ। उसके बाद F1 डिवाइड बाई A, P1 की जगह F1 डिवाइड बाई A1 लिख सकते हैं यहाँ से, और P2 की जगह F2 डिवाइड बाई A2 यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें पहला फोर्स 1 तो हमें पता है क्योंकि हमने लगाया है, हमें पता होगा फोर्स कितना लगाए हम, लेकिन हमें F2 तो नहीं पता है ना, तो हमें F2 निकालना है। तो हम F2 निकालते वक्त क्या करेंगे, हम F2 निकालते वक्त A2 को ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, A2 डिवाइड बाई A1 इंटू F1, ये हमें क्या दे देगा, F2 कितना जनरेट हुआ है, ठीक है। अगला एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक। ये क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक आर यूज टू स्लो डाउन और स्टॉप व्हीकल इन मोशन। अगर कोई व्हीकल मोशन में है तो उसे रोकने के लिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स का हम यूज़ करते हैं, और ये भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस पे बेस्ड होता है, पास्कल्स लॉ पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 4 स्लेव सिलेंडर होते हैं, ठीक है, 4 स्लेव सिलेंडर होते हैं, ठीक है, और एक मास्टर सिलेंडर होता है, ठीक है। जो मास्टर सिलेंडर का जो एरिया है वो कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ स्लेव सिलेंडर। जो यहाँ का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जगह ज़्यादा होती है, यहाँ पर जगह कम होती है, ठीक है। जब आप यहाँ पे F1 अप्लाई करोगे तो प्रेशर क्या है, यहाँ पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ का P1 हम निकालने जाएँ तो क्या होगा, F1 डिवाइड बाई A1, ठीक है। जो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है P2 दोनों तरफ, दोनों या फिर कह लो चारों स्लेव सिलेंडर पे, ये कितना होगा, F2 डिवाइड बाई A2, ठीक है। अगर हम इन दोनों, अब क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ से जो प्रेशर गया है वो हर जगह सेम होगा, तो मैं कह सकता हूँ P1 इक्वल्स टू P2 बाय पास्कल्स लॉ, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, F2 निकाल लेंगे, और हमेशा F2 क्या होगा, F1 से बड़ा होगा, ठीक है। अब हमने जान लिया कि प्रेशर का क्या क्या इक्वेशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि प्रेशर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट है वो जिससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर आर कॉल्ड प्रेशर मीटर, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम प्रेशर को मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम प्रेशर मीटर या फिर कह लो प्रेशर गॉज या फिर वैक्यूम गॉज कहते हैं, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है मर्क्यूरी बारोमीटर। ये क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बारोमीटर। बारोमीटर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है, मेजर करता है, उसे हम बारोमीटर कहते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट बारोमीटर क्या है, वन ऑफ द फर्स्ट पहला बारोमीटर किसने डेवलप किया, साइंटिस्ट टोरी सेली, ठीक है, टोरी कैली, हाँ यही नाम है, टोरी कैली ने डेवलप किया। आइए उसके बारे में समझते हैं। तो टोरी कैली क्या है, एक ट्यूब होगा, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बारोमीटर, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। ऑन द फर्स्ट बारोमीटर वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट टोरिसेली, ठीक है। द गैप डज नॉट कंटेन एनी एयर एंड इट इज कॉल्ड टोरिसेली वैक्यूम, ठीक है, ठीक है। ये जो ट्यूब है ना, ऊपर की तरफ आप देख रहे होगे जगह है थोड़ी सी, उस जगह में एक भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, यानी वो क्या है, वैक्यूम है, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है। इसी वैक्यूम को हम क्या कहते हैं, टोरिसेली वैक्यूम, ठीक है। तो
इस सेटअप में क्या क्या होता है जान लेते हैं। इस सेटअप में एक ग्लास ट्यूब होता है जो कि 1 मीटर लेंथ का होगा, ठीक है, और उसका जो डायमीटर होगा 1 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। उसे हम मर्क्यूरी से भरेंगे और उसे तुरंत हम उल्टा करके मर्क्यूरी में डिप कर देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ पी ए पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो पी ए के ऊपर क्या क्रिएट हो गया है, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इसका मतलब पी ए के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पी ए पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, पी ए का प्रेशर 0 है। और अगर मैं बात करूँ सी और बी की, सी पॉइंट और बी पॉइंट की बात की जाए, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लेवल में है, ठीक है। तो सी पे पी ऑफ प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ पी नोट के बराबर होगा, है ना। अगर सी की बात करें तो सी पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, पी नोट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। लेकिन बी सी के हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे है, तो मैं कह सकता हूँ बी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, प्रेशर एट बी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच, ठीक है। यहाँ पे हमारा P2 कैसा काम कर रहा है, यहाँ पर हमारा P2 है PB और P1 है PA, तो उसके हिसाब से हमारा इक्वेशन बन जाएगा PB इक्वल्स टू PA प्लस एच रो जी, ठीक है। अब PB किसके बराबर था, P नोट के, तो PB को हम चेंज कर देंगे P नोट में, ठीक है। लेकिन PA पे प्रेशर तो लग ही नहीं रहा है, तो प्रेशर एट PA 0 है, तो ये 0 हो गया टर्म। तो क्या हमें आंसर मिला, P नोट इक्वल्स टू एच रो जी, P नोट क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फाइनली हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल चुका है। तो इसके थ्रू, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी। अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जनरली एक्सप्रेस्ड एज द एटमॉस्फेरिक इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन अ मर्क्यूरी बारोमीटर, यानी मर्क्यूरी के लेंथ के बेसिस पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। यानी पी एटम प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ ग्राम सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और एक टॉर कितना होता है, 1 mm ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होता है, ठीक है। अगला इंस्ट्रूमेंट है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। और मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है। जो ये मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है यह किससे जुड़ा होता है, एक यू शेप्ड ट्यूब से जुड़ा होता है, ठीक है। और वह ट्यूब पार्शियली फील्ड होता है लो डेंसिटी, यानी बहुत कम डेंसिटी वाले लिक्विड से भरा होता है, वो या फिर वाटर या फिर केरोसिन हो सकता है ना। ये जो हमने लो डेंसिटी भरा है, इसकी वजह से हमें लार्ज लेवल का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। लिक्विड इन टूब्स ऑफ मैनोमीटर, ये पहला आर्म, ये दूसरा आर्म, ठीक है, दो आर्म, ठीक है। शो एन ओपन ट्यूब मैनोमीटर, एक आर्म क्या होता है, ओपन होता है, ओपन है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, संपर्क में आ गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वन आर्म ऑफ मैनोमीटर क्या होता है, ओपन होता है, और वो इंटरैक्ट होता है किससे, एटमॉस्फेयर से। और अदर जो अगला पार्ट है, अगला आर्म है, वो किससे जुड़ा होता है, एक कंटेनर से जुड़ा होता है, ठीक है, जो कि डी है। और यहीं पर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। सो अब हम इक्वेशन बनाते हैं, तो हम इक्वेशन बनाते हैं P ऑफ ए पे लगने वाला प्रेशर किसके बराबर होगा, P नोट के बराबर होगा, क्योंकि ओपन है और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सपोज हो रहा है। यानी P ऑफ ए की बात करूँ तो वहाँ पर लगने वाला प्रेशर P नोट के बराबर है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। और PB और PC की बात की जाए तो वह सेम लेवल पे है, तो मैं कह सकता हूँ PC का प्रेशर PB के बराबर है, ठीक है। द प्रेशर एट पॉइंट B, तो हम इक्वेशन बना लेते हैं, PB इक्वल्स टू PA प्लस रो जी एच पहले होगा इक्वेशन, लेकिन PA क्या है, P नोट के बराबर है, तो PA चेंज होकर P नोट बन जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाया गया प्रेशर, यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पर लगा प्रेशर यहाँ पर सेम होगा, तो क्या कह सकते हैं, है ना। पास्कल्स क्या कहता है, यहाँ पर पास्कल्स लोग क्या कहता है, यहाँ पर लगा हुआ प्रेशर यहाँ के प्रेशर के बराबर होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, P इक्वल्स टू PC इक्वल्स टू PB कह सकता हूँ। फ्रॉम 1 and 2 इसको, ये जो P है इसको PB की जगह पुट कर दो, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ये। और फाइनली यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं, जिससे हम गॉस प्रेशर बता सकते हैं। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने का तरीका। सो आइए समझते हैं सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को हम मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे समझेंगे, प्लस डेरिवेशन के बेसिस पे भी समझेंगे। तो आइए समझते हैं सरफेस टेंशन। अ लिक्विड एट रेस्ट शो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड सरफेस टेंशन। जब लिक्विड रेस्ट पे होता है तो एक प्रॉपर्टी को शो करता है जो कि है सरफेस टेंशन, यानी जब लिक्विड रेस्ट पे होता है तो उसका जो सरफेस होता है एक टेंशन में होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला टर्म है इंटरमोलिकुलर फोर्स। जब दो मॉलिक्यूल के बीच
अट्रैक्शन का कोई फोर्स लगता है, सो उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। एनी टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, पहला है कोहेसिव, दूसरा है एडहेसिव। जब दो सेम मॉलिक्यूल के बीच लग रहा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, तब उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लग रहा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो हम उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव फोर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच लग रहा होगा फोर्स। एडहेसिव की बात करें तो लिक्विड और एयर के बीच लग रहा होगा, और लिक्विड और एयर के बीच लग रहा होगा, और एयर और सॉलिड के बीच लग रहा होगा, लिक्विड और सॉलिड के बीच लग रहा होगा, मतलब ऐसे लग रहा होगा डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच। अब रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल से कितना दूरी तक इंटरमोलिकुलर फोर्स इफेक्टिव है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव, उसे ही हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि कितना हो सकता है, 10⁻⁹ मीटर हो सकता है, ठीक है। अगला है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो एन इमेजिनरी स्फीयर विद इन अ मॉलिक्यूल एंड इट्स सेंटर एंड द रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, यानी जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके ऊपर से एक गेंदनुमा बना दो, ठीक है, और उस जब वो आप स्फीयर बना दोगे तो उसके अंदर से जो रेडियस जाएगा, सेंटर से जो रेडियस निकलेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होना चाहिए। तो यही हमें रिप्रेजेंट करेगा कि यही स्फीयर क्या है, एक इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव है, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा कि इतनी दूरी तक, चारों तरफ इतनी दूरी तक क्या बना रहेगा, प्रभाव बना रहेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स का। अगला है सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या होता है, सरफेस फिल्म होता है लिक्विड का जो सरफेस है उससे नीचे की तरफ इतनी थिकनेस होनी चाहिए, थिकनेस मतलब चौड़ाई इतनी हो, वह चौड़ाई बराबर होना चाहिए इंटरमोलिकुलर फोर्स की, जो कि है 10⁻⁹ मीटर। और इसी थिकनेस को हम क्या कहेंगे, सरफेस फिल्म। द सरफेस लेयर ऑफ ए लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स विच इज 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अगला है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होता है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एकदम ऊपर का सरफेस होता है लिक्विड का, जो कि कोई भी शियर स्ट्रेस को एक्सपीरियंस नहीं करता, ठीक है। जैसे हम x डैश y डैश की बात करें तो इस पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, किसकी वजह से, ऊपर के पानी की वजह से शियर स्ट्रेस लग रहा है इसके ऊपर, लेकिन इस पे नहीं लग रहा है ना, इसीलिए एकदम ऊपर वाले लेयर को हम फ्री सरफेस कहते हैं। अब हमने सारे टर्म्स को समझ लिया है, तो आइए समझते हैं मॉलिक्यूलर थियरी को, ठीक है। मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, A B C, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल है, ठीक है। A जो है एकदम पानी के अंदर है, B जो है सरफेस फिल्म पे है, ठीक है, और C जो है एकदम सरफेस पे है लिक्विड के, ठीक है। और XY क्या है हमारा, फ्री सरफेस, और X डैश और Y डैश Y हमारा क्या है, सरफेस फिल्म है। अब देखते हैं मॉलिक्यूल ए की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल ए इनसाइड द लिक्विड है, ठीक है। तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हर एक मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होगा, ठीक है। अगर ये पानी के अंदर है तो हर जगह जो कोहेसिव फोर्स है बराबर लग रहा होगा, है ना। A is deep inside the liquid. It is sphere of influence also completely inside the liquid. As a result, molecule A is acted upon by equal cohesive force all direction. हर डायरेक्शन में equally cohesive force लग रहा होगा, ठीक है। Thus the net cohesive force acting on a molecule A is 0. तो नेट कोहेसिव फोर्स ए पे लगने वाला कितना होगा, 0 होगा, जिसकी वजह से वो पानी में ही रह जाएगा, ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल बी की, ठीक है। मॉलिक्यूल बी की बात करें तो वो सरफेस फिल्म पे है, सरफेस लेयर पे है, बिलो द सरफेस, फ्री सरफेस के बिलो है लिक्विड में, ठीक है। ड्यू टू दिस अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स एक्ट ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल। यहाँ पर 2 फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। एक फोर्स एयर की वजह से लगेगा, एडहेसिव फोर्स, ठीक है, जो कि ऊपर खींचने की कोशिश करेगा इस मॉलिक्यूल, और दूसरा लगेगा कोहेसिव फोर्स, ठीक है, जो कि लिक्विड के बीच हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, एडहेसिव फोर्स कम होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल है नीचे की तरफ पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। Due to this, a strong downward cohesive force acts on the liquid molecule B. Adhesive force of a molecule B due to air की वजह से लग रहा हो weak है, ठीक है। As a result, the molecule B gets attracted inside the liquid. वो पानी में चला जाएगा उसके बाद, ठीक है। अब मॉलिक्यूल C की बात करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल C की बात करें तो एग्जैक्टली कहाँ पर है, सरफेस पे है, ठीक है। इसका हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर के कॉन्टेक्ट में है, हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड के कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर एडहेसिव फोर्स लगेगा, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि एयर की बात करें तो वहाँ पर एयर की डेंसिटी कम होगी, यहाँ पर
एयर के मॉलिक्यूल की संख्या जो है, नंबर जो है, वो क्या होगा, कहीं ना कहीं कम होगा। और मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कोहेसिव फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल नीचे जाने की कोशिश करेगा, है ना। कहीं ना कहीं एब्रेसिव फोर्स भी उसे ऊपर की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। टेंशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल सी है वो भी कहीं ना कहीं पानी में चला जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से अगर सरफेस का मॉलिक्यूल नीचे चला जाएगा तो सरफेस फिल्म की बात करें, 1 मिनट, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस के मॉलिक्यूल की संख्याओं में क्या आएगा, कमी आएगी। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सरफेस फिल्म में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। एज अ रिजल्ट द सरफेस फिल्म रिमेन अंडर टेंशन, जिसकी वजह से ये जो सरफेस फिल्म है कहीं ना कहीं टेंशन में, अंडर टेंशन होगा, एक खिंचाव में होगा, ठीक है। द सरफेस फिल्म बिहेव लाइक ए स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, और यही जो सरफेस फिल्म है, यही जो थिकनेस है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी, ठीक है। दिस टेंशन इज, और इसी टेंशन को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। और ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो सरफेस के कैसे लगता है, टेंजेंशियली लगता है, ठीक है, टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी हमने जाना कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो सरफेस पे कैसे लगता है, टेंजेंशियली। कैसे लगता है, टेंजेंशियली, ठीक है। सरफेस है ये, और सरफेस पे टेंजेंशियली लगता है, और वही टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स। कौन सा फोर्स, टेंशन वाला फोर्स, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के अगर फॉर्मूला बेसिस पे डेफिनेशन की बात करें तो सरफेस टेंशन T इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन both the side of an imaginary line drawn to the free surface। जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके सरफेस से एक लाइन खींची गई है, ठीक है, उस लाइन से टेंजेंट खींचो, उस टेंजेंट की वजह से इस पूरे लेंथ पर लगने वाले फोर्स, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन दी फ्री सरफेस, यानी कहने का अर्थ है फोर्स डिवाइड बाय एल, ठीक है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय इमेजिनरी लाइन, जो कि हम ड्रॉ करेंगे सरफेस पे, ठीक है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स को हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में, लेंथ को किस में लिखते हैं, मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट। और अगर हम डायमेंशन की बात करें तो L⁻⁴ M⁻⁻1 T⁻²। आइए समझते हैं सरफेस एनर्जी। द सरफेस मॉलिक्यूल पोजेस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड। जो सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है कंपैरिजन ऑफ लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल के तुलना में। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उनके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है, और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं, ठीक है, जो कि सरफेस लेयर पे होता है, ठीक है। सरफेस एनर्जी समझ में आया। अब हम सरफेस एनर्जी प्लस सरफेस टेंशन दोनों के बीच रिलेशन क्या है उसे हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन। तो मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर है, ठीक है, उसे हमने सोप में डाला, ठीक। क्यू आर जो है एक मूवेबल आर्म है, ठीक है, क्या है, मूवेबल आर्म, ठीक। अ फिल्म ऑफ अ सोप सोल्यूशन विल बी फॉर्म्ड विद इन द बाउंड्रीज PQRS ऑफ द फ्रेम, ठीक है। इस PQRS पे क्या होगा, सोप फिल्म क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। QR मूव्स टुवर्ड PS, QR जो है PS की तरफ क्या होगा, मूव होगा, ठीक है, मूव होगा, ठीक है। अब सर यहाँ पर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या था, F/L। लेकिन यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर शीट पे जो है फिल्म क्रिएट हुई है उसके 2 लेयर है, क्या है, 2 लेयर है, जिसकी वजह से लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, 2L, है ना, 2L। तो अगर मुझे फोर्स फाइंड करना है तो 2L को यहाँ पर सेंड करूँगा मैं, तो मेरा फोर्स क्या बन जाएगा, T × 2L, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय 2L, ठीक है, जो कि एक लोअर सरफेस और एक अपर सरफेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जो हमारा QR है, पहले Q⁻R' था, उसके बाद वो QR बन चुका ना, अब QR से फिर से वो Q⁻R' तक खिंचाएगा, ठीक है, यानी dx डिस्टेंस कवर करेगा वो,
ठीक है, यानी ये जो क्यू आर मूवेबल एम है वो आर्म है जो यहाँ पर गया था वो अब यहाँ पर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगा, जिसे हम डी एक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, और ये जो वर्क हुआ है किसकी वजह से होगा, सरफेस टेंशन की वजह से होगा, जो कि हम वर्क डन सरफेस टेंशन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, डी एक्स है। ठीक है, हमें एफ क्या मिला है, एफ ये मिला है, इसको यहाँ पर पुट करो, क्या हो जाएगा, टी इंटू टू एल इंटू डी एक्स। टू एल इंटू डी एक्स क्या कहलाएगा, हमारा एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरिया। तो एरिया इधर पुट करो, क्या मिला हमें, वर्क डन मिला, यानी पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी मिला, टेंशन मिला, इन दोनों के बीच हमें रिलेशन मिला है ना, एरिया। अगर मुझे सरफेस टेंशन को इन टर्म ऑफ सरफेस एनर्जी लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी ए, ये मुझे सरफेस टेंशन दे सकता है। तो यही है हमारा। आइए अब समझते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। ठीक है, जब लिक्विड सॉलिड के संपर्क में आता है, ठीक है, जब लिक्विड सॉलिड के संपर्क में आता है तो वह मेनिस्कस फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, मेनिस्कस, या फिर वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म करेगा या फिर वो कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल या फिर एक्यूट एंगल मिलेगा, एक्यूट एंगल थीटा मिलेगा। और इसी थीटा को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। जब पानी किसी ठोस के संपर्क में आता है तो यह एंगल क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि जो वो लिक्विड है, जो द्रव्य है, वो मेनिस्कस फॉर्म करने लगता है, या फिर कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म करेगा या फिर कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म करेगा। ठीक है, व्हेन अ लिक्विड सरफेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड सरफेस इट फॉर्म्स मेनिस्कस विच कैन बी अदर कॉन्वेक्स, जो कहाँ पर देखने को मिलता है हमें, मर्क्यूरी और ग्लास के बीच, और कॉनकेव वाटर और ग्लास के बीच देखने को मिलता है। थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और जो देखो कॉनकेव यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ से एक लाइन खींचो, टेंजेंट बनाओ। ठीक है, जो क्रिएट हुआ रहेगा उस पर से आप क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे, और उसी टेंजेंट की वजह से थीटा क्रिएट होगा, उसी को हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। ठीक है, तो कॉनकेव के केस में हमेशा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, एक्यूट होता है। क्या होता है, एक्यूट, यानी एंगल छोटा होता है। और कॉन्वेक्स के केस में हमेशा एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस होता है। आइए समझते हैं कि मेनिस्कस कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कॉनकेव मेनिस्कस एक्यूट एंगल ऑफ थीटा कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सॉलिड है और लिक्विड के बीच इंटरेक्शन हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे। पहला फोर्स क्या लग रहा होगा, पहला फोर्स कोहेसिव लग रहा होगा और दूसरा फोर्स एडेसिव फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, एडेसिव फोर्स ए पी हॉरिजॉन्टली लग रहा है। ठीक है, और कोहेसिव फोर्स ए सी कैसे लग रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे लग रहा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो ए पी है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होगा, इसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है ए पी, एडेसिव फोर्स का ज़्यादा होगा। सो जो नेट फोर्स है वो कहाँ पर होगा, नेट फोर्स सॉलिड की तरफ डायरेक्टेड होगा। ठीक है, और यही जो नेट फोर्स डायरेक्टेड हुआ है इसी से आप क्या खींचोगे, एक नॉर्मल। ये जो आपने नॉर्मल खींचा है, इसी नॉर्मल को लेकर वाटर क्या बनाएगा, कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस, जहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल ए पे क्या कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एडेसिव प्लस कोहेसिव, दोनों फोर्स लगेगा। ठीक है, एडेसिव फोर्स है, फोर्स जो है कहाँ पर होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है, जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या होगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, इस बार कोहेसिव फोर्स क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो ए आर है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो कोहेसिव फोर्स की तरफ ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इस रिजल्टेंट फोर्स के यहाँ से एक टेंजेंट खींचेंगे और इसी टेंजेंट को पकड़ के जो लिक्विड है वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म करेगा। अब अगला है जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस किस के बीच होगा, एयर और लिक्विड के बीच। इसमें क्या होगा, कोहेसिव फोर्स प्लस एडहेसिव फोर्स, दोनों का जो कोहेसिव फोर्स जो है और एडहेसिव फोर्स ए आर एंड ए पी, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स प्लस कोहेसिव फोर्स दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर, तो टेंजेंट ऐसे खींचा जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से मेनिस्कस ही फॉर्म नहीं होगा, एंगल बनेगा ही नहीं। अगला होता है 90 डिग्री।
इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल ए पे कितना लग रहा है, मॉलिक्यूल ए पे फिर से क्या लग रहा है, एडेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म होगा। कैसे, देखो एडेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। एडेसिव फोर्स कहाँ पर लगेगा, हॉरिजॉन्टली, कोहेसिव फोर्स ऐसे, और फिर ये क्या होगा, रिजल्टेंट ऐसे। तो अगर मैं रिजल्टेंट ऐसे निकला है तो इसका टेंजेंट कैसे होगा, इसका नॉर्मल ऐसे होगा, है ना, तो 90 डिग्री फॉर्म हो गया, समझे, ठीक है। और यहाँ से 90 डिग्री पे से हम कैसे निकाल, ए पी कैसे, अगर हमें एडेसिव फोर्स पता है तो हम कोहेसिव निकाल सकते हैं। कैसे, एडेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स के √2 के बराबर होता है, ठीक है, इन 90 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में, ठीक है। ये जानते हैं लिक्विड ड्रॉप का शेप क्या होगा जब वो सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस, लेट थीटा जो है हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक कुछ ऐसे करके बनेगा, ठीक है, जब लिक्विड सॉलिड के संपर्क में आया, ठीक। तो T1 टेंशन किस किस के बीच लग रहा है, लिक्विड और सॉलिड के बीच। T2 टेंशन किसके बीच लग रहा है, सॉलिड और एयर के बीच। और T3 टेंशन जो है वह एयर और लिक्विड के बीच लग रहा है, 3 टेंशन लगेगा, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम हम क्या कर देंगे, ये जो T2 है और यहाँ पर T1 है और ऊपर T3 लग रहा है, ठीक है, यहाँ से एंगल बनाया है। तो अगर मुझे T3 को इसमें इस कोऑर्डिनेट में लाना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, T3 cos थीटा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका इक्वेशन बनाना है तो T2 = T1 + T3 cos थीटा, ऐसे मेरा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन के थ्रू मुझे cos थीटा फाइंड करना है, तो cos थीटा = T2 - T1 और डिवाइड बाय T3 बन गया। अब एक्यूट एंगल के केस में क्या होगा, एक्यूट एंगल के केस में जो T2 हो, T2 टेंशन है वो T1 से बड़ा होगा, और T2 - T1 करने पर वो क्या होगा, छोटा होगा T3 से। इस केस में cos थीटा जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और cos थीटा पॉजिटिव होने का मतलब एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, एक्यूट होगा, ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, एक्यूट होगा। अगला बात करते हैं ऑब्ट्यूज टाइप का ड्रॉप कब बनेगा। ऑब्ट्यूज टाइप का ड्रॉप तब बनेगा जब T2 T1 से छोटा होगा और T1 - T2 करने पर वो क्या होगा, लेस होगा T3 से, जिस केस में cos थीटा जो है हमारा वो नेगेटिव आएगा एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज टाइप का, ठीक है, जिसमें पूरा स्फेरिकल टाइप का हमारा ड्रॉप बन जाएगा, ठीक है। अगला है, अगर T2 - T1 करने पर वो T3 के बराबर आता है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1, और cos थीटा 1 कब होता है, 0 डिग्री, यानी हमारा जो ड्रॉप है वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगला आता है इफ़ T2 - T1 क्या हो, इनका आंसर जो है T3 से बड़ा हो और T2 बड़ा हो T1 + T3 से, और cos थीटा इज ग्रेटर देन 1, जो कि इम्पॉसिबल है, और ये कभी इम्पॉसिबल है। आइए फैक्टर समझते हैं जो कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट घटता है, ठीक है। आइए एक्सेस प्रेशर को समझते हैं, नहीं पहले इफेक्ट को जान लेते हैं, थोड़ा इफेक्ट यहाँ पर भी लिखा है। सो इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, यानी इफ इम्प्योरिटी और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सरफेस टेंशन पे। जब आप सॉल्युबल सब्सटेंस मिलाते हैं, ठीक है, तो सरफेस टेंशन बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। जब सॉल्युबल स्प्रिंगली सब्सटेंस फिनॉल और डिटर्जेंट जब आप वाटर में मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन घटता है, और इनसॉल्युबल प्लस वाटर इन दोनों को मिलाते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को, तो सरफेस टेंशन घटता है। 2 केस में सरफेस टेंशन घटता है और एक केस में क्या होता है, सरफेस टेंशन बढ़ता है, जहाँ पे आप सॉल्युबल सब्सटेंस वाटर में मिलाते हैं, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर को एकदम क्रिटिकल टेम्परेचर तक लेके गए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपने बढ़ाया, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है, यानी सरफेस टेंशन एकदम खत्म हो जाता है, कम हो जाता है एकदम, ठीक है। अब आइए समझते हैं एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस, यानी फ्री सरफेस पे एक्सेस प्रेशर यानी प्रेशर कितना हो सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं प्लेन लिक्विड सरफेस पे एक्सेस प्रेशर कितना लगता है। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, फ्री सरफेस
Every molecule on a liquid surface experience a force due to the surface tension which are tangentially to the liquid surface at rest. ठीक है, surface tension की वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, उसी प्रेशर को हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो प्लेन लिक्विड सरफेस टेंशन यानी प्लेन लिक्विड मतलब जब यहाँ पर प्लेन बना हुआ है, ठीक है, एकदम प्लेन सरफेस है, ठीक है, टेंशन सरफेस टेंशन लग रहा है ए पॉइंट बी पॉइंट। तो इस केस में जो ए और बी जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों का प्रेशर जो होगा, दोनों पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो हमेशा आपको याद रखना है कॉनकेव साइड पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। क्या होगा, कॉनकेव साइड पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, और कॉनकेव साइड पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा और कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर सबसे कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस की बात करें तो पी बी का प्रेशर ज़्यादा होगा पी ए से, ठीक है। और कॉनकेव लिक्विड सरफेस की बात करें तो पी बी का प्रेशर एट बी कम होगा प्रेशर एट ए से, ठीक है, यानी प्रेशर एट ए ज़्यादा होगा प्रेशर एट बी से, ठीक है। आइए समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल्स, यानी ड्रॉप्स और बबल कैसे फॉर्म होते हैं उसे हम डेरिवेशन के बेसिस पे समझेंगे, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप एंड स्मॉल बबल्स आर स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप के होते हैं ड्रॉप्स एंड बबल्स, ठीक है, इन शेप बिकॉज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन डोमिनेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को डोमिनेट कर जाता है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रॉप्स और बबल का शेप स्फेरिकल होता है, ठीक है। दिस फोर्स ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, और सरफेस टेंशन हमेशा यही कोशिश करता है कि जो सरफेस एरिया है कम से कम बना रहे। अ बबल और ड्रॉप डज नॉट कोलैप्स बिकॉज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर एंड द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज स्मॉलर देन द प्रेशर इनसाइड अ बबल और इनसाइड अ लिक्विड, यानी बबल कभी कोलैप्स नहीं कर जाता। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ जो प्रेशर है, ठीक है, उससे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होता है, अंदर की तरफ, ठीक है। देखो मान लो एक बबल है, ठीक है, पहले उसमें प्रेशर पी आई यानी इनिशियल प्रेशर है, ठीक है, और पी नोट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस बबल या फिर बबल पे लग रहा है, ठीक है। ड्रॉप पे, ये ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से लग रहा है और अंदर का पी इनिशियल प्रेशर है जो कि इनसाइड प्रेशर है उसका, ठीक है। और इनसाइड प्रेशर जो है ज़्यादा है पी नोट से, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा इनसाइड का प्रेशर है। Therefore the excess pressure inside the drop is, तो excess pressure inside the drop क्या होगा, पी आई माइनस पी नोट, और इसी पी आई माइनस पी नोट को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए डेरिवेशन शुरू किया जाए। लेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप इंक्रीजेस फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा आर। मान लीजिए कि जो ड्रॉप था वो क्या हुआ, आर प्लस डेल्टा आर से इंक्रीज कर गया, ठीक है, वेयर डेल्टा आर इज अ वेरी स्मॉल। जो डेल्टा आर है जो कि थोड़ा सा रेडियस बड़ा था वो क्या है, काफ़ी कम है, सो दैट द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी अंदर का प्रेशर बना रहेगा, ठीक है, ज़्यादा है तो ज़्यादा ही रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। लेट इनिशियल सरफेस एरिया, पहले सरफेस एरिया लिक्विड का क्या था, 4πr², ठीक है। फाइनल सरफेस एरिया क्या होगा, फाइनल सरफेस एरिया लिक्विड का क्या होगा जब वो बढ़ गया, आर प्लस डेल्टा आर दोनों ले लेंगे, आर प्लस डेल्टा आर लेंगे तभी ना हमें ये पूरा मिल जाएगा, तो इसके थ्रू हम इसे निकालेंगे। तो एरिया 2 जब सरफेस एरिया फाइनल यानी बढ़ गया तब कितना था, तो 4πr प्लस डेल्टा आर, इस पर ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा होगा, इसीलिए हम इसको हम निकाल देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाइनल एरिया इक्वल्स टू 4π इंटू आर स्क्वायर, 4π इंटू 2r डेल्टा आर, 8πr डेल्टा आर। लेकिन हमने अभी तक क्या निकाला, इनिशियल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, कितना चेंजेस हुआ है, यानी हमें डी आर चाहिए। डी आर कैसे मिलेगा, यानी चेंज इन एरिया चाहिए, है ना, ये चेंज इन एरिया चाहिए। ये कैसे मिलेगा, ये हमें मिलेगा फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया को माइनस करने पर, ठीक है। तो आइए उसे माइनस करके हम चेंज इन सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, कि मतलब हमें ये चाहिए, ये पूरा अंदर का नहीं, ये पूरा चाहिए कि कितना सरफेस एरिया में चेंजेस आए हैं। तो हम लिखेंगे डी ए जो कि चेंज इन सरफेस एरिया है, ए टू फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, और दोनों को माइनस करने पर हमें आंसर मिलेगा डी ए 8πr डेल्टा आर, ठीक है। अब ये जो डेल्टा
डी ए जो कि चेंज इन एरिया हुआ था, ठीक है, चेंज इन एरिया जो कि हमें मिला है 8 पाई आर डेल्टा आर, ये किस कहीं ना कहीं वर्क करने पर चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय डी ए इज स्टोर्ड एज अ एक्सेस सरफेस एनर्जी, और यही जो सरफेस एरिया बढ़ा है ये किस फॉर्म में स्टोर होगा, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ रहेगा, किस में, ड्रॉप में, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टी डी ए, डी ए हमने ढूंढ लिया है, क्या है 8 पाई आर डेल्टा आर, इसको यहाँ पर पुट कर दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी ब्रैकेट में 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो प्रेशर डिफरेंस निकालना है ना। तो वर्क का एक और फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि है डेल्टा आर से इंक्रीज किया ना तो वर्क तो ए भी हो जाएगा, फोर्स इनटू डेल्टा आर भी हो जाएगा। अब हमें निकालना है एक्सेस प्रेशर, हमें क्या निकालना है, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। अभी तक हमने क्या निकाला, अभी तक हमने निकाला सरफेस एनर्जी, ठीक है, सरफेस एनर्जी निकाला और वर्क डन निकाला, और ये दोनों वर्क डन ही है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने वर्क डन निकाला, यहाँ पे हमने सरफेस एनर्जी निकाला, ठीक है। अब हम निकालेंगे एक्सेस प्रेशर, ठीक है। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो इस पी की जगह हम एक्सेस प्रेशर लिख देते हैं, ठीक है। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ही रहेगा। एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इससे फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, एफ इक्वल्स टू प्रेशर डिफरेंस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने जितने भी फॉर्मूलाज निकाले हैं, ठीक है, सबको एक साथ इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब एफ की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब हमने एफ निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा आर, ठीक है। तो हम डी डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे, टी इंटू डी ए, है ना, टी इंटू डी ए था, और डी ए हमारा क्या था 8 पाई आर डेल्टा आर, तो यहाँ पर आ गया टी 8 पाई आर डेल्टा आर, पी आई माइनस पी नॉट प्रेशर डिफरेंस, है ना, उसके बाद 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन फोर्स के साथ क्या था, डेल्टा आर भी था, तो लास्ट में डेल्टा आर लगा दिए, है ना, डेल्टा आर कैंसिल, आर कैंसिल, एक आर बच गया, पाई कैंसिल, 4 2 8, तो हमें क्या मिला, 2t डिवाइड बाई आर इक्वल्स टू पी आई माइनस पी नॉट, और यही हमारा क्या है, प्रेशर डिफरेंस, किसके लिए, ड्रॉप के लिए, किसके लिए, ड्रॉप के लिए। और इसे हम क्या कहते हैं, लेप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन केस ऑफ सोप बबल के केस में क्या होगा, सोप बबल के केस में ये जो है ना, जो ये सरफेस लेयर है 2 हो जाएगा, इनर और आउटर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें चेंज इन एरिया, तो हमारे सोप के केस में 4t आर आंसर मिलेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, पहला हमें क्या ढूंढना है, डी ए, चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है। और ये सरफेस एरिया जो चेंज हुआ है ये सरफेस एनर्जी के फॉर्म में किस में स्टोर हुआ रहेगा, ड्रॉप में, जिसे हम क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टी डी ए, ठीक है। और जो डी ए मिला रहेगा यहाँ पर पुट कर देना है हमें, ठीक है। और जो ये, ठीक है, ये सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ रहेगा, लेकिन इस बबल ने कुछ वर्क भी तो किया है डेल्टा आर के रिस्पेक्ट में, तो वर्क क्या होगा, एफ इंटू डेल्टा आर, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हमें मिले, तो अब हमें क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस, तो पी आई माइनस पी नॉट क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, जो कि एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, और ये जो इक्वेशन बना ये हमारा फोर्स मिला यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो फोर्स मिला है हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, पहले हमें ये निकालना है, फिर दूसरा ये निकालना है, और इन दोनों को इसमें पुट करके हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। आइए समझते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है। द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलैरिटी, यानी जब किसी भी ट्यूब को आप लिक्विड में डिप करेंगे, उसमें डालेंगे लिक्विड में, तो वो लिक्विड क्या होगा, या तो फिर राइज करेगा या तो फिर फॉल हो जाएगा, मतलब वो जो उसका लिक्विड का लेवल है या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, इसी को हम कैपिलैरिटी कहते हैं, ठीक है। और इसको परफॉर्म करने के लिए एक ट्यूब हम यूज़ करते हैं जो कि उसका फाइन बोर, अ ट्यूब हैविंग फाइन बोर 1 mm एंड ओपन एट बोथ एंड, वो ट्यूब दोनों एंड से ओपन होता है, ठीक है, और करीब 1 mm का होता है, ठीक है। आइए समझते हैं कैपिलरी फॉल कैसे होता है, ठीक है। तो एक बीकर है, बीकर में मर्क्यूरी भरा है, आपने उसमें क्या डिप कर दिया,
ठीक है, कैपिलरी ट्यूब को डीप किया, ठीक है, उस पर डाला। सो मान लीजिए कि सी डी ए एंड बी क्या है, पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इन सभी पॉइंट के पी ए पी बी पी सी पी डी क्या है, वैल्यू ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑन द कॉन्वेक्स। हमने जाना कि हमेशा क्या होगा, कॉन्केव साइड पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एट पी बी प्रेशर पी ए से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी पी बी का प्रेशर पी ए से ज़्यादा होगा, ठीक है। पॉइंट ए एंड सी आर सेम लेवल, पॉइंट ए और सी दोनों क्या है, सेम लेवल पे है ना, सेम लेवल पे हैं, और वो किससे एक्सपोज्ड हैं, ओपन है ट्यूब, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सपोज्ड हैं। तो मैं कह सकता हूँ पी ऑफ ए, प्रेशर एट सी किसके बराबर है, पी नोट के बराबर है, ठीक है। बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी द सरफेस इज प्लेन, सरफेस क्या है, प्लेन है, तो सरफेस प्लेन है, तो सी डी के बराबर होगा, प्लेन सरफेस है ना। तो यहाँ पर क्या है, सरफेस प्लेन है, ठीक है, तो जिसकी वजह से सी डी के बराबर हो जाएगा, मतलब प्रेशर एट सी प्रेशर एट डी दोनों क्या है, बराबर है। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ प्रेशर एट डी, प्रेशर एट सी, प्रेशर एट ए क्या है, तीनों बराबर है। इस हिसाब से प्रेशर एट बी क्या होगा, ज़्यादा होगा प्रेशर एट डी से, है ना। बट द पॉइंट बी एंड डी क्या है, सेम 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 हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। इसी हॉरिजॉन्टल लेवल की वजह से प्रेशर मेंटेन करने के लिए, क्या मेंटेन के लिए, मेंटेन द सेम प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो मर्क्यूरी है वो क्या कर जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी कैपिलरी ट्यूब में, जिसकी वजह से इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी फॉल, ठीक। अगला है कैपिलरी राइज, इसमें भी वही चीज़ें होंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, सी ए और सी, ठीक, ए और सी दोनों के बीच क्या है, अभी देखो कॉन्वेक्स ऐसे बना है, ठीक है, तो इस तरफ प्रेशर कम होगा, इस तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी इस बार ए की तरफ क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, बी की तरफ प्रेशर कम होगा, ठीक है। ये सेम लेवल पे है, ठीक है, और सी और डी दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम लेवल पे है, प्रेशर बराबर होगा, है ना। लेकिन इस लेयर को, इस सरफेस को, इसको मेंटेन करने के लिए ये जो लिक्विड है क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, इस केस में भी जैसे वहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिलरी राइज हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके डेरिवेशन की बात करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। तो एक्सप्रेशन जो है राइज और फॉल का, सो एक्सप्रेशन ऑफ राइज और फॉल, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, ठीक है। तो कैपिलरी राइज और फॉल के एक्सप्रेशन के लिए हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग एक्सप्रेशन। पहला है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, P माइनस पी नॉट 2T डिवाइड बाय आर, ठीक है ना, 2T डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो P माइनस पी नॉट की जगह हम क्या रख सकते हैं, एच रो जी, तो हमारा फॉर्मूला कुछ बन जाएगा एच रो जी डिवाइड बाय एच रो जी इक्वल्स टू 2T डिवाइड बाय आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। वेयर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर क्या है, रेडियस थ्रू मेनिस्कस। ये जो मेनिस्कस फॉर्म हुआ है इसके थ्रू जो मेनिस्कस फॉर्म हुआ है इसके थ्रू जो रेडियस बना है, ठीक है। और आर क्या है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, और ये क्या है, ये इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा है हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, अगर हम मेनिस्कस का रेडियस निकालें, ठीक है, मेनिस्कस का रेडियस अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो अगर मेनिस्कस का रेडियस निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा लगा के। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट क्या है, आर है, हाइपोटेनस क्या है, कैपिटल आर है ना। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय कैपिटल आर, आगे चल के क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो अब ये जो आर हमें मिला है इसको कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारा कुछ इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा,
हाँ, तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो cos थीटा ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से हमें हाइट चाहिए, ठीक है। तो रो और जी को कहाँ पर भेज दो, इधर भेज दो, तो मल्टीप्लाई है तो वहाँ पर जाके डिवाइड, तो हमें इक्वेशन मिल गया फॉर हाइट। अगर ये सब कैलकुलेट करते हुए, ठीक है, यह सब कैलकुलेट करते हुए अगर हाइट आपका क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो कैपिलरी फॉल होगा, ठीक है। अगर हाइट पॉजिटिव आता है यानी 0 से ज़्यादा आता है तो कैपिलरी राइज का कंडीशन बनेगा, ठीक है। आइए अगले मेथड को समझते हैं। तो अगला मेथड है यूजिंग फोर्सेस। फोर्सेस का यूज़ करके हमें कैलकुलेट करना है एच, जो कि कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी फॉल को इंडिकेट करता है, ठीक है। आइए, तो ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, इसमें मेनिस्कस फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये पूरा ऊपर का क्या है, पूरा ऊपर पूरा लिक्विड है जो कि कैपिलरी ट्यूब से टच्ड है, ठीक है। यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लग रहा होगा, जो कि ऐसे लग रहा है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऐसे लग रहा है। अब इस सरफेस टेंशन के दो कंपोनेंट निकालते हैं, तो इस तरफ ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ टी कॉस थीटा, क्योंकि यहीं से ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है एंगल बना रहा है, जिस तरफ से एंगल बना रहा है उस तरफ हम हमेशा कॉस थीटा रखते हैं। तो एफ टी कॉस थीटा यहाँ पर हो गया, एफ टी साइन थीटा यहाँ पर हो गया, एम जी यहाँ पर हो गया। तो इसके थ्रू हम इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ऊपर की तरफ है एफ टी कॉस थीटा, नीचे की तरफ एम जी है, तो एम जी इक्वल्स टू एफ टी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एफ टी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, लेकिन उससे पहले हम सरफेस टेंशन निकाल लेते हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पूरा होगा क्या, हमें वो निकालना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है, फोर्स डिवाइड बाय एल, ठीक है। इसमें एल क्या होगा, इसमें यल क्या होगा, तो इसमें यल ये पूरी दूरी होगी, ये पूरी दूरी होगी जो कि चिपका हुआ है पानी कैपिलरी ट्यूब से। तो अगर वो पानी चिपका हुआ है कैपिलरी ट्यूब से, कहीं ना कहीं वो क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का ये पूरा कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं, है ना। यानी एल मेरा किसके बराबर होगा, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर। ये सर्कल कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि पानी टच्ड है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एल मेरा 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल, ठीक है, 2 पाई आर। एल मिल गया, हमें पता है, और सरफेस टेंशन एफ डिवाइड बाई एल होता है, ठीक है। तो एल हमें मिल गया 2 पाई आर, तो यहाँ पे हमें फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, एल को वहाँ पर भेजो जो कि 2 पाई आर है, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा सरफेस टेंशन का फोर्स इक्वल्स टू टी इंटू 2 पाई आर, टी इंटू 2 पाई आर, ठीक है। हमें एफ टी मिल गया, लेकिन कंपोनेंट के हिसाब से एफ टी के साथ और क्या जुड़ा है, कॉस थीटा जुड़ा है ना। तो हमें एफ टी वाई कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन। अभी इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और एम जी इक्वल्स टू एफ टी की जगह हम ये पूरा पुट करेंगे, ठीक है। तो वो जो कंपोनेंट था, जो हमने ये कंपोनेंट बनाया, इसके थ्रू हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एम जी इक्वल्स टू एफ टी कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन एफ टी क्या है, एफ टी हमने अभी निकाला, क्या था, टी इंटू 2 पाई आर, और कॉस थीटा उसके साथ हम जोड़ दिए, ठीक है। तो ये पूरा हमारा इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मास को रिप्लेस करेंगे। मास को हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। जो हमारा मेनिस्कस, जो हमारा कैपिलरी ट्यूब है, वो क्या है, कहीं ना कहीं एक सिलेंडर टाइप का है ना, कहीं ना कहीं सिलेंडर टाइप का है। तो उसमें जो पानी भरा है वो कहीं ना कहीं सिलेंड्रिकल शेप लिया है। तो हम उस पानी का मास अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, मास का फॉर्मूला, मास को हम कैसे एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी, तो वही चीज़ हम यहाँ पर रख देंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। मास को हमने रिप्लेस कर दिया। अब मास को हमने रिप्लेस कर दिया, तो जो जो यहाँ पे कॉमन है उसे हम कट करेंगे, आर आर गेट कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर एच, ये सब चीज़ें बच गई। अब यहाँ से जो चीज़ें बची है वो यहाँ पर लिखे रहेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर जो बचा है वो लिखेंगे। अब यहाँ से हम एच निकाल लेंगे, इन तीनों चीज़ को ट्रांसफ़र कर दो तो हमें इक्वेशन फिर से मिल गया। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर आपका एच नेगेटिव आता है तो समझिए कैपिलरी फॉल हुआ है, अगर एच आपका पॉजिटिव आता है तो समझिए कैपिलरी राइज हुआ है। सो फाइनली हमने हाइड्रोस्टैटिक का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक, जो कि है फ्लूइड इन मोशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक, ठीक है। तो हाइड्रोडायनेमिक को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है, तो आइए उन टर्म्स को समझते हैं, ठीक है। पहला टर्म है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है, स्टेडी फ्लो का मतलब है प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट ए गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट, यानी
जो फ्लूइड की प्रेशर और वेलोसिटी है हर एक पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन वैलिड है, अगर हर पॉइंट पे प्रेशर और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो फ्लो जो होगा स्टेडी टाइप का होगा, एकदम स्मूथली फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, अगला है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन क्या होता है? इट इज़ अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। जो फ्लूइड बह रहा है उसमें हर एक पार्टिकल का एक पाथ होता है, उस पाथ को वो फॉलो करते करते बहता रहता है। ठीक है, तो इसी पाथ को हम फ्लो लाइन कहते हैं। अगला है स्ट्रीम लाइन फ्लो। कौन सा फ्लो? स्ट्रीम लाइन फ्लो। इट इज़ अ कर्व whose tangent at any point in the flow is in the direction of the velocity of flow। यानी जो कर्व बनता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सब फ्लो हो रहे हैं ना, किस जहाँ जिस तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसी तरफ फ्लो हो रहे होंगे, और इसी को हम क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। इट इज़ अ कर्व। क्या है ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, फ्लो लाइन एंड फ्लो ट्यूब, इसमें जो कर्व है और उस पर जो बना है जो टेंजेंट, वो कहाँ डायरेक्शन दिखा रहा है? वेलोसिटी की तरफ, और वहीं पर सब बह रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब फ्लो ट्यूब क्या होता है? फ्लो ट्यूब क्या होता है? इट इज़ अ इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन। जितने भी फ्लो लाइन है, फ्लो लाइन मतलब बहुत सारे पाथ, इनको क्या कर दो? बंडल कर दो, बाउंड कर दो एक इमेजिनरी वॉल से, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? फ्लो ट्यूब। ठीक है, अगला है लेमिनार फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेमिनार फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो ये क्या होता है? इट इज़ अ स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब प्रेशर और वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे क्या होगी? सेम होगी। विच इज एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड मूव्स स्मूथली ओवर लेयर ऑफ फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर इच अदर। मतलब हर एक लेयर क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर स्मूथली फ्लो हो रहा होगा एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और प्रेशर के साथ। ठीक है, अगला है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या है? इट इज़ अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट, नो स्टेडी फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूसली। अगर कोई फ्लो हो रहा है, अगर उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी वेलोसिटी घट रही है, कभी प्रेशर घट रहा है, कभी प्रेशर बढ़ रहा है, तो इस केस में वो जो फ्लो होगा वो डिस्टर्बेंस वाला फ्लो होगा, यानी टर्बुलेंस वाला फ्लो होगा। और उसका जो पैटर्न है, कभी तेज फ्लो होना, कभी धीरे फ्लो होना, कहीं ना कहीं चेंज होता रहेगा उसका पैटर्न। ठीक है, आइए समझते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा? स्मूथ फ्लो होगा, और इसमें पैटर्न चेंज हो रहे होंगे, इरेगुलर। ये स्टेडी फ्लो होगा, ये अनस्टेडी फ्लो होगा, है ना। इसकी वेलोसिटी और प्रेशर कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, चेंज होता रहेगा वेलोसिटी। यहाँ के स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करें तो टू स्ट्रीमलाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट। दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, है ना। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है ना। इन टर्बुलेंट फ्लो एट सम पॉइंट द फ्लूइड में है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मतलब जो फ्लो लाइन है वो कहीं ना कहीं ऐसे रोटेट हो जाता है, समझे। जो मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा था वो ऐसे हो जाता है और डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अगला है स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सर्फेस कैन बी एज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेन। अगर प्लेन सर्फेस पे जा रहा है तो हर एक प्लेन को क्या हम डिवाइड करके उसे एज्यूम कर सकते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो को। लेकिन अ फ्लो ट्यूब लॉसेस इट्स ऑर्डर एंड पार्टिकल मूव इन रैंडम डायरेक्शन। लेकिन इसमें हम नहीं कर सकते हैं, वो लेयर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो में, फ्लो लाइन कैसे भी, फ्लो लाइन का जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, गड़बड़ा जाता है टर्बुलेंट फ्लो में, इसीलिए। आइए समझते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड नंबर। द फ्लो ऑफ फ्लूइड वेदर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट इज डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। यानी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है कि जो फ्लूइड का फ्लो है स्ट्रीमलाइन होगा या फिर टर्बुलेंट होगा। द वेलोसिटी बियॉन्ड विच इज स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहते हैं जहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाता है। ठीक है, उसी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इस वेलोसिटी को दिया था अकॉर्डिंग टू ऑसबर्न रेनॉल्ट। ठीक है, जो है क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू रेनॉल्ड नंबर इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइड बाय रो इंटू डी, जहाँ पर वी सी जो है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी है फ्लूइड का, आर एन हमारा रेनॉल्ड नंबर है, जो ईटा है वो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और रो जो है हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, और डी जो है हमारा डायमीटर ऑफ ट्यूब है। अगर हम रेनॉल्ड नंबर निकालना चाहें तो रो डी यहाँ पर ट्रांसफर होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ईटा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा। अब इसको सॉल्व करते वक्त, ठीक है, इसको सॉल्व करते वक्त अगर रेनॉल्ड नंबर 10,000 से कम आया तो आपका जो फ्लो है, जो फ्लूइड का फ्लो है स्ट्रीमलाइन होगा। अगर वह 2,000 से ज़्यादा आया तो जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होगा, और अगर 1,000 से लेकर 10,000 के बीच में है तो वो अनस्टेडी फ्लो कहलाएगा। यानी रेनॉल्ड नंबर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि फ्लो किस टाइप का होगा। आइए विस्कोसिटी को समझते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन विद इन द फ्लूइड इटसेल्फ एंड बिटवीन द फ्लूइड एंड सरफेस इज कॉल्ड विस्कोसिटी।
मतलब जो फ्लो हो रहा है उसमें हर एक लेयर दूसरे लेयर से क्या क्या हो रहा है, घसट रहा है, मतलब घर्षण हो रहा है दो लेयर के बीच, ठीक है। इसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। और जहाँ पर विस्कोसिटी देखने को मिलती है जिस फ्लूइड में, उसे हम विस्कस फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और जिसमें विस्कोसिटी नहीं देखने को मिलती उसे हम नॉन विस्कस फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब जो है, जो ये लेयर है ये वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस ऐसे स्टेशनरी लेयर है, ठीक है। ये स्टेशनरी लेयर है, हर एक लेयर क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी के थ्रू, ठीक है। वेलोसिटी के थ्रू हर एक लेयर क्या है, आगे बढ़ रहा है। कोई तेज बढ़ रहा है, कोई धीरे बढ़ रहा है, कोई उससे भी धीरे बढ़ रहा है ना। हर एक लेयर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इन दोनों के बीच वेलोसिटी और डिस्टेंस का क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी लेयर, कहाँ से, स्टेशनरी लेयर, इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो क्या होता है, dv डिवाइड बाय dx, ठीक है, dv डिवाइड बाय dx। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं उन सब के वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। दो लेयर के बीच का रिलेटिव मोशन की वजह से एक ड्रैगिंग फोर्स हर एक लेयर क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, मतलब घसीटने का फोर्स। ये लेयर इस लेयर पे घसीटता हुआ आगे जा रहा है, मतलब ड्रैग हो रहा है, ड्रैगिंग फोर्स जनरेट हो रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। और इसी फोर्स को, इस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, विस्कस ड्रैग, ठीक है। बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ स्ट्रीम लाइन, किसके लिए विस्कोसिटी, किसके लिए है ये, स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए। विस्कस फोर्स F एक्टिंग ऑन अ लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्या है, विस्कस फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के ऑफ द लेयर एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और प्रोपोर्शनैलिटी जब हम हटाएंगे तो वहाँ पर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ईटा इक्वल्स टू F डिवाइड बाय एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, जहाँ पे एरिया जो है हमारा क्या, इज नॉट द क्रॉस सेक्शन एरिया। कहने का मतलब एरिया जो है हमारा ऐसा वाला नहीं है, हमारा एरिया ऐसा है, ऐसा वाला है, लेयर बाय लेयर वाला एरिया है ये, ठीक है, क्रॉस सेक्शन वाला एरिया नहीं है, ठीक है। सो फाइनली जानते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है। विस्कस फोर्स किससे मिलता है, बाय स्टोक्स लॉ इन 1845 सर जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स 1819 to 1903, ठीक है, इनका कार्यकाल रहा है। स्टेटेड द लॉ विच गिव्स द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। मान लीजिए कोई विस्कस मीडियम है, शहद से भरा हुआ है, उसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल गिरता है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन जो है सर जॉर्ज गैब्रियल स्टोक ने दिया था, ठीक है, जो है Fv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, ठीक है। द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर, अपने रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। अगर रेडियस बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा। इट्स वेलोसिटी बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड, और इस फ्लूइड का विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी जब हम हटाएंगे, ठीक, तो एक एम्पिरिकल कांस्टेंट ऑब्टेन होगा जिसे हम 6 पाई कहेंगे। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में जो हमारा विस्कस फोर्स होगा क्या होगा, 6 पाई आर वी ईटा, ठीक है। ग्रेडियंट की, विस्कस फोर्स की। अब हम बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी की। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी जिसके वजह से जो फ्लो है वो एक स्ट्रीम लाइन फ्लो की तरह हो, एक स्टेडी फ्लो हो। वो कैसे होगा, जब हमारा वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसे समझते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी, कंसीडर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू विस्कस फ्लूइड, फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय इट ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। मान लीजिए एक विस्कस मीडियम है, इसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल गिरा, ठीक है। तो जो बॉल गिरा है, ठीक है, उसके वेट की वजह से क्या, एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और इस मीडियम की वजह से क्या होगा, विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ,
ठीक है। और यह जो लिक्विड है क्या है, विस्कस है, इसके वजह से इसकी वेलोसिटी कम करने के लिए एक अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। विस्कस फोर्स लगेगा Fv, जो कि क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। एक बायोंट फॉर अप थ्रस्ट डायरेक्टेड अपवर्ड, एक बायोंट फोर्स लगेगा इस मीडियम की वजह से, ठीक है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू Fg माइनस Fv प्लस Fv, ठीक है, Fu, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल इंक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये सब क्या होगा, ये सब रिस्पॉन्सिबल होगा इनिशियल इंक्रीज इन द वेलोसिटी। स्टार्टिंग में ये जो बॉल नीचे गिरेगा, इन सब फोर्सेस की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो विस्कस फोर्स है, नहीं, जो अपथ्रस्ट वाला फोर्स है, क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। और Fv इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी, और Fv तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। दस अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द नेट फोर्स F बिकम ज़ीरो। और एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर नेट फोर्स जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो गया तो इस पूरे टर्म को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे हम। तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये Fg इक्वल्स टू Fv प्लस Fu, ठीक है। आफ्टर दैट जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, आफ्टर दैट डाउनवर्ड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। जो नीचे की तरफ जो वेलोसिटी लग रही थी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और कांस्टेंट होने की वजह से इसी डाउनवर्ड वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, जब वेलोसिटी बढ़ रही थी तो Fv जो है विस्कस फोर्स से बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि अगर हम ये इक्वेशन देखें तो Fv जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे जैसे बॉल की वेलोसिटी बढ़ रही थी, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही थी, वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ रहा था, ठीक है। अब हमें पता है, इक्वेशन हमें पता है क्या है, Fg इक्वल्स टू Fv प्लस Fu। तो अब हमें Fg फाइंड करना है, Fv फाइंड करना है, Fu फाइंड करना है, और तीनों को पुट करके हमें एक वेलोसिटी जो कि है टर्मिनल वेलोसिटी से फाइंड करना है। तो हम Fg निकालते हैं। क्या निकालते हैं पहले, Fg जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी। मास कैसे निकालेंगे, सिंपल, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस केस में वॉल्यूम क्या होगा, स्फेरिकल है तो यहाँ पर जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हम Fg निकाल लिए, जो कि आया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन है, ठीक है। और वेयर रो क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ स्फीयर है यहाँ पे, ठीक है। अगला, अब हमने Fg निकाल लिया, अब हम Fv निकालेंगे। Fv तो हमें पता है, Fv बाय स्टोक्स लॉ क्या लिख सकते हैं हम, 6 पाई आर वी ईटा, ठीक है। अब हम निकालेंगे Fu जो कि हमारा अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। हमने Fg निकाला, Fv हमें कहाँ से मिला, बाय स्टोक्स लॉ, और हम अब Fu निकालेंगे, ठीक है। Fu क्या होगा, Fu भी क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी। लेकिन ये किसका होगा, ये लिक्विड का होगा, लिक्विड बाय डेंसिटी यहाँ पर लिक्विड की होगी, ठीक है। तो सेम मास यहाँ पे रिप्लेस करना है हमें, तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका हम रखेंगे, स्फीयर का, और डेंसिटी मीडियम की, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें Fu जो कि बायोंट फोर्स है वो मिल गया। अब हमें तीनों चीज़ मिल गया है, तो हम उसे क्या करेंगे, अपने इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद जो कॉमन है वो कैंसिल होगा, और आखिर में हमें क्रिटिकल जो टर्मिनल वेलोसिटी है, यहाँ पे C नहीं होगा, यहाँ पे T होगा, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी हमें मिल जाएगी, ओके। आइए समझते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि जितना मास ऑफ लिक्विड यहाँ से पास होगा उतना ही मास ऑफ लिक्विड यहाँ से पास होगा विद द टाइम, ठीक है। यानी जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ से पास होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ से भी पास होगा, ठीक है। कहीं से ज़्यादा मास या फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऐड या फिर लॉस नहीं होगा, जितना यहाँ से एंटर किया है उतना यहाँ से निकलेगा। यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक ट्यूब है, यहाँ का सेक्शन थोड़ा वाइडर है, यहाँ का सेक्शन थोड़ा नैरो टाइप का है, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ
पाइप, ठीक है। तो A2 क्या है, बड़ा होगा A1 से, ठीक है। मान लीजिए V1 V2 क्या है, जो यहाँ से वो फ्लूइड पास हो रहा है उसकी स्पीड है, यहाँ पर जो फ्लूइड पास होगा उसका स्पीड 1 है, यहाँ से जो फ्लूइड पास होगा उसका स्पीड 2 है। और V2 क्या है, बड़ा है, क्या है, V2 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा V1 से। क्यों, क्योंकि फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो यहाँ का एरिया क्या है, कम है, ठीक है। और ये सेक्शन क्या है, वाइडर है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्लूइड पास होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी कंपैरिजन ऑफ यहाँ पर जो वेलोसिटी यहाँ पर जो फ्लूइड पास होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लिख सकता हूँ, V2 इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूँ ना। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी इंटू टाइम करना पड़ता है। तो यहाँ का डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, V2 इंटू डेल्टा टी। उसी तरह यहाँ का डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, V1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जितना मास एंटर किया उतना ही मास यहाँ पर से निकलेगा। तो मैं कह सकता हूँ मास ऑफ EFGH सेक्शन इक्वल टू मास ऑफ PQRS सेक्शन, है ना। मास जितना यहाँ पर होगा इक्वल टू मास इतना यहाँ पर ही होगा। अब मुझे मास फाइंड करना है दोनों जगह का, ठीक है। तो मास EFGH की जगह का हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम मास का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी की जगह डेंसिटी रखेंगे। अब मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम कैसे फाइंड होता है, वॉल्यूम फाइंड होता है एरिया इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हमें पता है, एरिया भी हमें पता है A1। तो A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी। ये पूरा जो मल्टीप्लिकेशन है ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास। तो यहाँ का मास मुझे मिल गया, क्या है, डेंसिटी इंटू A1 V1 इंटू डेल्टा टी। उसी तरह यहाँ का मास मुझे मिल जाएगा जो होगा रो इंटू V2 डेल्टा टी। जो हमें मास मिला है उसे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो कॉमन रहेगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी में हमें क्या मिलेगा आंसर, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। कहने का मतलब A इंटू V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है। A इंटू V क्या है हमारा, वेलोसिटी, और A क्या है हमारा, एरिया, ठीक है। अब मैं एरिया इंटू वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू dt डिवाइड बाय dt, ये लिख सकता हूँ। अब एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू dt, ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा वॉल्यूम, है ना। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितना वॉल्यूम यहाँ से पास हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स। क्या कहते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स, यानी द क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब ऑफ द फ्लो, ठीक है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम वॉल्यूम फ्लक्स कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यानी जितना वॉल्यूम यहाँ इस वाले एरिया से पास करेगा उतना ही वॉल्यूम इस वाले एरिया से भी पास करेगा। सिमिलरली जब जो ये इक्वेशन था इसके साथ मैं जब रो जोड़ दूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को। तो मैं कह सकता हूँ dm डिवाइड बाई dt। इसका मतलब क्या है, यानी मास यहाँ से मास पास करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना ही मास यहाँ से भी पास होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मास फ्लक्स, इसे हम क्या कहते हैं, मास फ्लक्स, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इन फ्लूइड डायनेमिक्स। द कंटिन्यूटी इक्वेशन सेज दैट वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो in an incompressible fluid for a steady flow is same throughout the flow। मतलब जितना वॉल्यूम यहाँ पर पास होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से भी पास होगा, हर एक पॉइंट से उतना ही वॉल्यूम पास होता रहेगा। इसी कंटिन्यूटी को, वॉल्यूम के इसी फ्लो को पूरा जब तक फ्लो हो रहा होगा तब तक ये कंटिन्यूसली ऐसे ही फ्लो होता रहेगा, ठीक है। मतलब जो फ्लो वॉल्यूम है पूरे फ्लो में सेम रहेगा, उसका जो रेट है वॉल्यूम का, ठीक है। अगला है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन कहता है अगर जहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा है उस रीजन में प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये बर्नौली
प्रिंसिपल कहता है। स्विस साइंटिस्ट डेनियल बर्नौली 1700 to 1782 while experimenting with a fluid inside pipe led to the discovery of the concept mentioned above. He observed in his experiment, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन नैरो रीजन इंक्रीजेस, जहाँ पे जो फ्लूइड का स्पीड इंक्रीज हो रहा है बट द इंटरनल प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द सेम नैरो रीजन डिक्रीज। और वहीं पर क्या हो जा रहा है, जहाँ पर फ्लूइड का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ उस रीजन में प्रेशर जो है घट जा रहा है। इसी फेनोमेना को नाम दिया गया क्या, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, क्या कहता है बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन कहता है फ्लूइड जहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर घट जाएगा, यानी वेलोसिटी प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, और जब बर्नौली इक्वेशन एक्सप्रेशन को हम फाइंड करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है, ये जो P है ये स्टैटिक प्रेशर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये स्टैटिक प्रेशर जो कि फ्लूइड द्वारा लगाया जा रहा है, और ये जो है ये है डायनेमिक प्रेशर। ठीक है, और एनर्जी के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो टर्म है ये है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब ये जो हाइट है इसकी वजह से ग्रेविटी नीचे खींचेगी, इसके थ्रू लगने वाला, यानी स्टैटिक मतलब पोजीशन के हिसाब से लगने वाला प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों का जो सम है वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यानी 2 पॉइंट के डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, P1 P2 काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2, है ना। तीनों टर्म को 1 और 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 2 डिफरेंस लिए हैं, है ना। और इसी टर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी प्रेशर डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो बर्नौली प्रिंसिपल है वो क्या है, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर फ्लूइड इन फ्लो। फ्लूइड के लिए वर्क एनर्जी का थ्योरम है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर फ्लूइड। ये क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल इज कंसिडर विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और बर्नौली का जो प्रिंसिपल है उसे आप फाइंड कर पाओगे किसके थ्रू, एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू। जहाँ हम कंटिन्यूटी की बात करें, कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, मास कंजर्वेशन के बेस पे एक्सप्रेशन को फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनर्जी के बेसिस पे फाइंड करेंगे। आइए डेरिवेशन की बात करते हैं। तो जैसे हम लोग ने वहाँ पर बात किया था कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन में, सेम टू सेम पूरा वही चीज़ है। ठीक है, वही चीज़ है, बस यहाँ पर क्या आ गया है, हाइट आ गया है, हाइट। ओके, मान लीजिए यहाँ से जो पास हो रहा है वो फ्लूइड, उसकी वेलोसिटी v1, यहाँ से जो पास हो रही है उसकी वेलोसिटी v2 है। यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a2 एरिया है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा, और ये प्रेशर जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट ये फ्लूइड जो है प्रेशर लगा के ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, P1 P2, और मान लीजिए यहाँ पर ये D1 है डिस्टेंस, यहाँ पर D2 डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर है प्रेशर इंटू एरिया, यानी यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, F1 P1 इंटू A1, यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, P2 इंटू A2, और जितना वॉल्यूम यहाँ पर पास हुआ उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर पास होगा। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ A1 इंटू D1 और A2 इंटू D2 dV के बराबर होगा, यानी जितना वॉल्यूम यहाँ पर पास हुआ उतना वॉल्यूम यहाँ पर पास होगा। ठीक है, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लूइड विस्कस एज द फ्लूइड इज आइडियल, है ना। पूरा फ्लूइड आइडियल है, आइडियल फ्लूइड है, यानी कहीं भी विस्कस फोर्स होगा ही नहीं, यानी विस्कस फोर्स नेग्लिजिबल के बराबर है ना। द ओनली नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स दैट डज वर्क ऑन द फ्लूइड एलिमेंट इज ड्यू टू द प्रेशर। लेकिन यहाँ पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा फ्लूइड को ऊपर की तरफ जाने के लिए, वो फोर्स किसकी वजह से लगेगा, प्रेशर की वजह से, है ना। क्योंकि देखो ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी और ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है, यानी नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि प्रेशर काम करेगा वहाँ पे। ठीक है, नेटवर्क फ्रॉम P टू R, तो नेटवर्क P से R तक का नेटवर्क क्या होगा, तो नेटवर्क होगा वर्क 1 माइनस वर्क 2। यहाँ का वर्क ज़्यादा, यहाँ का वर्क जो है माइनस करेंगे यहाँ के वर्क से। ठीक है, तो हमें नेटवर्क मिल जाएगा। ठीक है, फोर्स हमें पता है, फोर्स क्या है, फोर्स है हमारा P1 इंटू A1, फोर्स 2 क्या है हमारा P2 इंटू A2, यहाँ पर रख देंगे P1 इंटू A1 P2 इंटू A2।
D1 इसमें जोड़ देंगे, D2 इसमें जुड़ गया है, ठीक है। अब हमें पता है A1 D1 A2 D2 क्या है, DV, तो हम A1 D1 A2 D2 की जगह क्या रख सकते हैं, DV DV रख सकते हैं, ठीक है। तो DV DV हमने रख दिया, जो कि है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे DV को, तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू DV। ये हमारा क्या हो गया, नेटवर्क हो गया, ठीक है, फ्रॉम P टू R, ठीक है। अगला ये हमारा नेटवर्क हो गया। एज द वर्क W इज डन इज ड्यू टू फोर्स अदर देन द कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इक्वल द चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये जो वर्क हुआ है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से नहीं हुआ है। डन इज ड्यू टू फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इक्वल द, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। वो क्या होगा, टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल चेंज इन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें क्या क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और वर्क डन तो हमने निकाल ही लिया है, जो क्या है P1 माइनस P2 इंटू DV, है ना, यही हमें निकलेगा। तो इस ये W की जगह हम ये रखेंगे, ठीक है। अब हमें बस ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम P टू R, फ्रॉम R टू P कितना होगा, R टू P कितना होगा, हाफ इंटू नहीं, काइनेटिक एनर्जी एट P माइनस काइनेटिक एनर्जी एट R एट P, ठीक है। तो इन दोनों के बीच काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस क्या मिलेगा हमें, मास इंटू V2 मास हमें पता है, उसी तरह हम निकालेंगे। D1 D2 आया, A1 इंटू D2 A1 इंटू D1 आया, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह DV लिख देंगे, क्या लिख देंगे, DV लिख देंगे। तो मास क्या है, मास हम कैसे निकाल सकते हैं, आप सबको पता है, मास हम निकाल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम है वही हमारा A1 D1 या फिर A2 D2, दोनों वॉल्यूम के बराबर ही हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेंसिटी इंटू DV, है ना, क्या बन जाएगा, डेंसिटी इंटू DV, है ना, हाफ इंटू मास की जगह हम लिख देंगे डेंसिटी इंटू DV और V का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये फॉर्मूला बन गया, और 2 पॉइंट के रेफरेंस में हाफ रो DV कॉमन ले लेंगे, V2 माइनस V1 कर देंगे, ठीक है। उसी तरह हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, जो कि है mgh2 mgh1। यहाँ पर भी हम मास को कंसिडर करेंगे एज अ DV, और इसी को पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और हम रो DV कॉमन लेके H2 माइनस H1, ठीक है। तो हमें अब क्या क्या मिल गया है, हमें वर्क डन मिल चुका है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी मिल चुका है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी मिल चुका है। तीनों चीज़ को हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो कुछ इतना बड़ा इक्वेशन बनेगा। अब जो कॉमन है वो कट हो जाएगा, DV DV गेट कॉमन, ठीक है। और फिर यहाँ से हम निकालेंगे प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर रखो, रो ये जब कैंसिल हुआ तो इतना पार्ट बचेगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, जो V2 है उसको यहीं पर रहने दो, V1 जो है उसको मल्टीप्लाई करके वहाँ पर भेजो, तो हमारा पूरा जो इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, बर्नौली इक्वेशन, जो कि ये P जो आया हमारा स्टैटिक प्रेशर रिप्रेजेंट करता है, ये जो आया हमारा डायनेमिक प्रेशर रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आया हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिप्रेजेंट करता है, और इन तीनों का सम एक कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। दिस इज बर्नौली इक्वेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, बर्नौली इक्वेशन। क्या कहता है, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज इक्वल टू वर्क डन किया गया पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जो वर्क डन किया गया है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। जो वर्क डन किया गया है, जैसे मान लीजिए इतने वॉल्यूम पे जो वर्क डन किया गया है बाय इसके सराउंडिंग फ्लूइड के द्वारा लगाया गया वर्क डन इस वॉल्यूम पे, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही कहता है हमारा बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। इन शॉर्ट, जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगा वहाँ पे प्रेशर घटेगा। आइए एप्लीकेशन को समझते हैं बर्नौलीज के। आइए एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कई सारे एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। द वर्ड ई फ्लक्स मीन्स फ्लूइड आउट फ्लो, मतलब ई फ्लक्स का मतलब है फ्लूइड आउट फ्लो, मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसकी हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। Torricelli discovered that the speed of flux from an open tank is given by the formula identical to the freely falling body, ठीक है। तो देखो
यहाँ पर हाइट है, कंसिडर करो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये A1 है, ये A2 है। A1 क्या है, A2 से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर H जो है, H1 क्या है, H के बराबर है, लेकिन यहाँ पर H2 जो है 0 के बराबर है ना। रो क्या है, रो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। A1 A2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे A1 मेरा क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है A2 से, ठीक है। V1 V2 क्या है, स्पीड ऑफ लिक्विड। एज बोथ दी इनलेट आउटलेट आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों इनलेट आउटलेट मतलब ओपन, और ये ऊपर की तरफ वाला आउटलेट है, नीचे की तरफ वाला इनलेट, दोनों किससे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो मैं कह सकता हूँ P1 और P2 P0 के बराबर होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और H1 जो है H के बराबर होगा, और H जो है 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब बाय बर्नौलीज इक्वेशन हमने लिखा, हमें जो जो पता है P1 P0 के बारे में है, P1 P0 के बराबर है, P2 P0 के बराबर है, H1 H के बराबर है, H2 0 के बराबर है, वो सब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और पुट करने पर हमें इक्वेशन ये मिलेगा, ठीक है। P0 बराबर है तो दोनों कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। आगे चल के आगे हम क्या करेंगे, अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ की वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी V2 फाइंड करना है। तो हमें V1 को हटाना पड़ेगा। V1 को हम कैसे हटा सकते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के थ्रू हम V1 को चेंज कर सकते हैं, V2 इंटू A2 डिवाइड बाई A1। तो इस टर्म को हम क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, V1 की जगह। उसके बाद फिर से कैंसिल आउट होगा कुछ टर्म, रो सब जगह से मैं रो रो गेट कैंसिल, ठीक है। हमारा इक्वेशन यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। ये आगे चल के ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, जब हम सॉल्व करते आएंगे, हाँ, तो कुछ इक्वेशन यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो हमें पता है A1 बहुत ज़्यादा बड़ा है A2 से, है ना। A2 क्या है, A1 बहुत ज़्यादा बड़ा है A2 से, यानी हम कह सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में 2 रखो, इसमें 1000 रख दो, तो क्या है, इसका आंसर कहीं ना कहीं कहाँ तक आता है, 0.000 ऐसे करके आएगा आंसर। इसका मतलब फिर उसका भी स्क्वायर और भी ज़्यादा कम आएगा। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे टर्म को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट। तो ये पूरे टर्म को हम हटा देंगे, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होके ये इतना इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन यहाँ तक आके छोटा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम V2 निकालेंगे, तो V2 को यहीं पर रहने दो, 2 को वहाँ पर भेजो, तो 2GH हो जाएगा। अब यहाँ पे से स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा V, हमें स्पीड ऑफ ई फ्लक्स मिल गया, यानी वो जो टैंक है यहाँ से जब वाटर निकलेगा तो उसका स्पीड क्या होगा वो हमें मिल गया है, और यहाँ से निकलने की स्पीड को हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। अगला है वेंट्री ट्यूब। वेंट्री ट्यूब इज मेजर द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इन अ ट्यूब। वेंट्री ट्यूब का यूज़ करते हैं हम फ्लूइड के स्पीड को मेजर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हाइट जो होता है सेम होता है, ठीक है। हाइट कहीं ना कहीं 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, V2 माइनस V1, यानी दो स्पीड फाइंड करना है। यहाँ पर से जो स्पीड आ रही है, यहाँ पर से जो स्पीड निकली, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ का एरिया बड़ा है यहाँ के एरिया के कंपैरिजन में। A1 A2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A1 क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है A2 से, ठीक है। P1 और P2 क्या है, प्रेशर है। वेलोसिटी क्या है, V1 V2 क्या है, हमारी वेलोसिटी है, ठीक है। और H की बात करें तो यहाँ पर H तो है ही नहीं, है ना, H तो हमारा है ही नहीं, यानी ये पाइप ऐसे करके उठा थोड़ी है, उठा तो है ही नहीं है। इसका मतलब फ्लो क्या है, सीधे सीधे हो रहा है, यानी H हमारा 0 है, H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब हम बर्नौली इक्वेशन रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब P1 P2 रखेंगे, ठीक है, लेकिन H1 H2 हमारा 0 है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। 0 से मल्टीप्लाई होगा रो और जी, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा टर्म, तो हमारे पास सिर्फ ये 2 टर्म बचेंगे, ठीक है। ये 2 टर्म बचे। अब हमें क्या करना है, P माइनस P0 का डिफरेंस यहाँ पर रख देना है, और इसको यहाँ पर भेज देना है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हाफ इंटू जी, हाफ इंटू रो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया। अब हमें पता है प्रेशर डिफरेंस का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रो जी एच। तो इसको हम इसकी जगह पे पुट कर देते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो रो गेट कैंसिल, यहाँ पर बचेगा जी एच, और ये हाफ में से 2 जब वहाँ पर पास होगा तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा, क्या, V2 माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। यही हमें बताता है, इसी के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी का क्या डिफरेंस आ रहा है इस पाइप में, और इसी कहते हैं वेंट्री ट्यूब।
जिसे हम यूज़ करते हैं स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड का फ्लो का स्पीड जानने के लिए। ठीक, देखिए जब एरोप्लेन रनवे पे आगे बढ़ता है तो वो ऊपर की उड़ जाता, मतलब हवा में टेक ऑफ क्यों हो जाता है, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो एरोफॉइल होता है एरोप्लेन का, वो एरोडायनेमिक स्पेस शेप का होता है, मतलब नीचे की तरफ ऐसे और ऊपर की तरफ एक उभार जैसा होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स शेप जैसा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हवा पास होती है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। किसकी तुलना में, जो ऊपर की तरफ हवाएं पास हो रही हैं उनकी स्पीड क्या होती है, ग्रेटर होती है। द एयर अबव द विंग्स मूव्स फास्टर देन दैट बिलो द विंग्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द बर्नौली प्रिंसिपल द प्रेशर अबव द विंग्स डिक्रीज एंड दैट बिलो द विंग्स डज नॉट चेंज। यानी जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, बर्नौली थ्योरम के हिसाब से वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अबव फॉइल के, एरोफॉइल के ऊपर का प्रेशर घट जाएगा ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस। और इसी ऊपर और नीचे के प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा, एक डायनेमिक फोर्स जनरेट होगा नीचे की तरफ। ठीक है, अगर ये डायनेमिक फोर्स एरोप्लेन के वेट से ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, तो इस केस में एरोप्लेन टेक ऑफ कर जाएगा और उड़ जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर। ठीक है, इसमें क्या होता है, अ ट्यूब टी इज डिप्ड इनसाइड अ लिक्विड। एक ट्यूब को एक लिक्विड में डिप करते हैं। ठीक है, एयर इज ब्लोन एट अ हाई स्पीड ओवर द टिप ऑफ द ट्यूब विद द हेल्प ऑफ पिस्टन पी इन द सिलेंडर सी एंड क्रिएट लोअर प्रेशर, एयर स्पीड इंक्रीजेस। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये पिस्टन आगे बढ़ेगा और यहाँ पर जो हवा, एयर का जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे ट्यूब में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड है राइज कर जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा और बबल के फॉर्म, मतलब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में छिटकने शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडर सी एंड क्रिएट लोअर प्रेशर, एयर स्पीड इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, लिक्विड राइजेस इज देन ब्लोन ऑफ इन वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स विथ एक्सपेल्ड एयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, व्हेन हाई स्पीड स्टॉर्मी विंड ब्लोज ओवर अ रूफ टॉप इट कॉज लो प्रेशर पी अबव द रूफ। ठीक है, जब आंधी तूफान चलता है तो ये रूफ के ऊपर हवा जो है बहुत तेज़ी से गुजरती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर घट जाता है, लेकिन यहाँ का प्रेशर अभी भी उतना ही है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ये प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये रूफ जो है ब्लोन ऑफ हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। सो फाइनली हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फार्मूला हमें याद रखना है, जो कि है P इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। मास हम हमेशा निकाल रहे हैं हर डेरिवेशन में, जो कि है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और वेलोसिटी है D डिवाइड बाय डेल्टा टी, है ना। उसके बाद पी नोट हमेशा याद रखना है, पी नोट का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक में कितने फॉर्मूलेस आते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक में फर्स्ट फॉर्मूला आता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, जो कि है P इक्वल्स टू एच रो जी। उसके बाद एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर के केस में हम जब चलते हैं तो ड्यू टू इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है, जब वो इनसाइड द लिक्विड होता है तब हमें इक्वेशन मिलता है P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2। और जब हम डेप्थ की बात करते हैं तो क्या मिलता है हमें, P इक्वल्स टू P नोट प्लस एच रो जी। और हम अबव द सरफेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम P इक्वल्स टू P नोट माइनस डी, और यहाँ पर जो डेंसिटी हम लिखेंगे वो एयर की लिखेंगे, और जी। और जब हम इसी में प्रेशर डिफरेंस यानी पी टू माइनस P1 माइनस P नॉट ऐसे अगर हम करें तो इसे हम गॉस प्रेशर कहते हैं, और इस टोटल को हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पास्कल्स लॉ। वो पास्कल्स लॉ कहता है P1 P2 के बराबर होता है, जिसके तहत हम A1 इक्वल्स टू F1 इक्वल्स टू A2 इंटू एफ प्रेशर, नहीं ये गलत लिख दिया है मैंने, सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया होता है। हाँ, तो P1 इक्वल्स टू P2 के बराबर होता है, जहाँ पर आप F1 डिवाइड बाय A1 इक्वल्स टू F2 डिवाइड बाय A2 करके आप, अब अगर आपको ये तीन चीज़ें पता है तो ये फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ। अगला आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय टेंजेंशियल लेंथ। ठीक है, अगला है
रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड वर्क डन, जो कि है हमारा सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का रिलेशन। वो क्या है, वो फॉर्मूला है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टी 2L dx लिख सकते हो, या फिर 2L dx की जगह डी ए लिख सकते हो, जो कि हमारा एरिया है। ठीक है, अगला आता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसमें हम इतने फॉर्मूले पढ़े। ठीक है, अगला आता है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला ड्रॉप के केस में क्या होता है, एक्सेस प्रेशर इक्वल्स टू 2T डिवाइड बाय आर होता है, और बबल के केस में 4T डिवाइड बाय आर होता है। और कैपिलरी राइज और फॉल की बात करें तो वहाँ पर फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू 2T cos थीटा डिवाइड बाय आर जी रो, जहाँ पे अगर आपका H जो है नेगेटिव आता है, नेगेटिव आंसर आता है, तो कैपिलरी फॉल कर रहा है, अगर फ्लूइड जो है फॉल कर रहा है। ठीक, अगर H आपका पॉजिटिव आता है तो राइज का केस समझना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोडायनेमिक में आता है क्रिटिकल वेलोसिटी, जो कि है इक्वल टू रिनॉल्ड नंबर ईटा डिवाइड बाय रो इनटू डी। ठीक है, जहाँ पे अगर आप रिनॉल्ड नंबर 1000 से कम आता है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, 2000 से ज़्यादा आता है टर्बुलेंट, और उसके बीच में रहता है तो अनस्टेडी फ्लो है। अगला है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल्स टू ईटा इंटू एरिया इंटू डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, और ये एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन वाला एरिया नहीं होगा। ठीक है, अगला है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स बाय स्टोक्स लॉ क्या है, 6πr v ईटा। अगला है टर्मिनल वेलोसिटी, जो हमने फाइंड किया था 2 डिवाइड बाय 9 आर स्क्वायर जी रो माइनस डेल्टा डिवाइड बाय ईटा। ठीक है, अगला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि A1 एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 इक्वल्स टू एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2, और ए बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। उसके बाद आता है बर्नौली इक्वेशन, जो कि P1 इक्वल्स टू हाफ। ठीक, ये इक्वेशन, इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, प्लस एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्मूले हैं दो, जो कि है स्पीड ऑफ इफ्लक्स V2 इक्वल्स टू रूट ऑफ 2GH, और पेंट्री ट्यूब के लिए V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों में शेयर करें आप ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।